अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना शाहनवाज सर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th के बॉटनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्लास 11th के जेके बोस के पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये चैप्टर वाइज। पहले चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दूसरे में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीसरे चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से सारा का सारा आज बॉटनी हम एक ही वन शॉट में ही देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे पहला लिविंग वर्ल्ड से। लिविंग वर्ल्ड में कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जेके बोस के पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांस है। और यहां पे जो आज हम डिस्कस करेंगे वो बिल्कुल विद आंसर्स होंगे। पिछली बार हमने डिस्कस किया था विदाउट आंसर्स, लेकिन आज हम विद आंसर्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर और उसके रूल्स क्या है। सबसे पहले हमको समझना है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है। बाय मतलब दो, ठीक है। तो यहां पे ये एक फॉर्मल सिस्टम ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू लिविंग ऑर्गन। जितने भी जानदार है उनका हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नेम देने के लिए हम लिखते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और इस वाले सिस्टम को देने वाला बंदा जो था वो कार्ल लिनेस था। और ये कब दिया था उसने, 18th सेंचुरी में। तो बेटा यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है उसने दो लैटिन वर्ड्स का नाम इस्तेमाल किया है ताकि मैं एक जानदार को एक नाम दे सकूं। और वो नाम जो दुनिया में हर जगह जैसे हम लिखेंगे यूनिवर्सल हो, जैसे दैट मीन्स दुनिया में हर जगह जब भी बोला जाएगा तो उसको हम उसी नाम से पुकारेंगे, कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो। तो इसको देने वाला कार्ल लिनेस है। और इसने साइंटिफिक नेम जो बोला उसमें दो पार्ट्स है। पहला नेम जीनस नेम और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होता है। बात समझो। अब अगर मेरे पास बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है तो इसमें जो साइंटिफिक नेम होगा वो बेटा मेरा दो हिस्सों का बना है। एक बना है जीनस का नाम और दूसरा बना है स्पेसिफिक एपिथेट। ये याद रखना बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जेके बोस। तो यहां पे जानदारों को हम दो नाम देते हैं, एक जीनस नेम, एक स्पेसिफिक एपिथेट। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं बात करूं होमो सैपियंस की, इंसानों का नाम होमो सेपियंस, मैंगो मैग्निफेरा इंडिका, तो होमो जीनस नेम है, सेपियंस स्पेसिफिक एपिथेट है। अब सवाल है सर ये जो होमो सेपियंस ये दुनिया में किसी भी जगह ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नाम है, या मैं लिखूंगा मैग्निफेरा इंडिका, मैग्निफेरा इंडिका। सर ये क्या है, मैग्निफेरा इंडिका मैंगो का नाम है। यहां पे बात करेंगे तो ये मैग्निफेरा जीनस नेम कहलाता है और इंडिका यहां पे स्पेसिफिक एपिथेट कहलाता है। बात समझो। दैट मीन्स अगर मैं किसी जगह भी मैंगो को बुलाऊं किसी अलग देश में तो वहां पे मैंगो को मैंगो नहीं बोला जाएगा, कुछ और। लेकिन जब मैग्निफेरा इंडिका, चाहे मैं यहां इंडिया में बात करूं, किसी और देश में बात करूं, यूरोप में बात करूं, अमेरिका में बात करूं, तो हर जगह ये जो मैग्निफेरा है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम है। तो इसके अलावा अब इसके रूल्स देखेंगे। जब भी मैं एक बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर देखता हूं, ये नाम देखता हूं, साइंटिफिक नेम, इसको दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया है। तो इसके कुछ रूल्स है, कार्ल लिनेस ने रूल्स बनाए होंगे कि जब भी मैं नाम साइंटिफिक नेम बनाऊंगा उसके कौन से रूल्स है। दैट मीन्स अगर देखेंगे पहला नाम फर्स्ट वर्ड जीनस का नाम होगा और दूसरा वर्ड स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट का होगा। और इस तरीके से जब इन दोनों को मिला के कंप्लीट साइंटिफिक नेम बनता है। जैसे यहां पे लिखा है पेंथरा लियो, अभी हमने डिस्कस किया होमो सेपियंस, अभी हमने बात की मैग्निफेरा इंडिका की। इसी तरीके से जो भी जीनस नेम होगा वो स्टार्ट होता है विद कैपिटल लेटर। हमने लिखा मैग्निफेरा इंडिका एम, हमने कैपिटल लिखा। हमने लिखा होमो सेपियंस एच, हमने कैपिटल लिखा। तो जीनस ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, इवन अगर ये मिडल ऑफ द सेंटेंस में भी आएगा। इसके अलावा स्पीशीज जो है वो हम स्मॉल लेटर से यहां पे लिख सकते हैं। दैट मींस एग्जांपल देखो, पैंथेरा टाइग्रस, यहां पे पी जो है कैपिटल से लिखा और टी जो है स्मॉल लेटर से हमने डिनोट किया। दैट मींस जीनस नेम ऑलवेज रिटन इन कैपिटल वर्ड और कैपिटल लेटर से। इसी तरीके से जो स्पेसिफिक नेम होगा वो स्मॉल लेटर से। साइंटिफिक नेम जो होगा वो रिटन इन इटैलिक्स। अगर मैं बुक में प्रिंट कर रहा हूं, टाइपिंग कर रहा हूं, तो मैं इटैलिक्स में लिखूंगा व्हेन प्रिंटेड। दैट मींस यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये इटैलिक्स में होना चाहिए। इसी तरीके से तीसरा, अगर मैं हैंड रिटन लिखूं,
अभी मैंने लिखा मैग्निफेरा इंडिका, यहां पे लिखा है होमो सेपियंस, तो ये अंडरलाइन होना चाहिए। द जीनस नेम, स्पीशीज नेम, ये अंडरलाइन करना है लेकिन अलग अलग। दैट मीन्स अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली। मैंने होमो को अलग से अंडरलाइन किया, सेपियंस को अलग से अंडरलाइन किया। और इसी तरीके से जो मेरे पास बाइनॉमियल नॉर्मल के साइंटिफिक नेम होगा वो ऑलवेज हम लैटिन से लेंगे, या अगर लैटिन नहीं तो उसको लैटिनाइज करना है। दैट मीन्स ये जो लेटिन लैंग्वेज है, डेड लैंग्वेज, ये कभी चेंज नहीं होगी, इसीलिए इसके जो साइंटिफिक नेम वो स्टेबल होंगे, यूनिवर्सल होंगे और अनचेंज्ड होंगे। दैट मीन्स याद रखना, अगर हमने कहीं पे भी नया कोई स्पीशीज देखा, उसका हमने नामकरण किया, लेकिन वो हमें लैटिन में ही करना है या उसको लैटिनाइज करना है। अगर इंग्लिश में होगा जीनस नेम रिटन इन फर्स्ट, स्पेसिफिक नेम उसके बाद लिखते हैं। आई बात समझ? दैट मीन्स मैं लिखूंगा मैग्निफेरा इंडिका, ये करेक्ट वर्जन है। मैं लिखूंगा इंडिका मैग्निफेरा, ये इनकरेक्ट वर्जन है। इसी तरीके से ये जो मेरे पास साइंटिफिक नेम होते हैं ये यूनिवर्सल है। अभी मैंने बात की, यहां पे इंडिया में बात करेंगे, दुनिया के किसी भी कोने में जाऊं, मैग्निफेरा इंडिका चेंज नहीं होगा, ये बिल्कुल वैसे का वैसा रहेगा। इसी तरीके से होमो सेपियंस लिखेंगे तो यहां पे भी होमो सेपियन, अमेरिका में भी होमो सेपियन, अफ्रीका में भी होमो सेपियन, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस के हम बात नहीं करेंगे, कोई गोरा है, कोई ज्यादा गोरा है, कोई काला है, तो वहां पे नहीं, सारे इंसान है तो होमो सेपियंस ही होगा। तो आगे चलेंगे, एक और छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है बायोडायवर्सिटी का, डिस्कस किया है बहुत बार। ये क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज अ वैरायटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गन्स ऑन द अर्थ। इस दुनिया में जितने भी जानदार है उसके लिए बायोडायवर्सिटी लिखते हैं। इसमें प्लांट्स आ सकते हैं, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी जानदार दुनिया में है वो बायोडायवर्सिटी कहलाता है। इसमें जेनेटिक स्पीशीज इकोसिस्टम लेवल्स पे भी हम इसको मेंटेन करते जा रहे हैं, ताकि ये एक ऐसा रिसोर्स प्रोवाइड करता है ह्यूमन सर्वेलेंस के लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट रोल बायोडायवर्सिटी अदा करता है। एस्टिमेटेड अगर देखेंगे देयर विल बी 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज दुनिया में अभी तक डिस्क्राइब किए गए हैं। रॉबर्ट मेयर के हिसाब से जाएंगे देयर विल बी 5 to 20 मिलियन स्पीशीज, लेकिन टिल डेट मैं लिखूंगा टिल डेट only 1.7 to 1.8 million species are discovered and described। अगर थोड़ा और इसमें बढ़ाएंगे, एवरी ईयर, हर साल एवरी ईयर 15,000 स्पीशीज आर डिस्कवर्ड। हर साल मैं लिखूंगा इधर मोर देन 15,000 स्पीशीज आर डिस्कवर्ड। ये बायोडायवर्सिटी का छोटा सा क्वेश्चन है, ये आ सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो कि अहम क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट करना किसके दरमियान, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स के दरमियान। हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंस दिखानी है। तो टैक्सोनॉमी सिंपल में ब्रांच ऑफ बायो जो डील करती है आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सिंपल टर्म हम बता रहे हैं। सर कैसे बयान करें? ये ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जहां पे हम जानदारों की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नेमिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। दैट मींस इस टैक्सोनॉमी में हम कोशिश करते हैं, फोकस्ड रहते हैं ऑन डिस्क्राइबिंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिज्म देम, किसमें? ग्रुप्स में, सच एज स्पीशीज, जीनस, फैमिली, बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। यहां पे अगर बात करोगे सिमिलैरिटीज है मॉर्फोलॉजी में, एनाटॉमी में, समटाइम्स बायोकेमिकल ट्रेट्स, यहां पे मेरे पास टैक्सोनॉमी में हम ऐसे बात कर सकते हैं। लेकिन सिस्टमैटिक्स एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये छोटी बात नहीं है, एक बड़ा स्पेक्ट्रम है सर। ये क्या? इट्स ए ब्रॉडर फील्ड जहां पे हम स्टडी करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेस ऑफ देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप।
यहां पे खाली इतना नहीं देखना है, यहां पे हम टैक्सोनॉमी भी देख सकते हैं, यहां पे हम क्या कर सकते हैं, फाइलोजेनी, ऑरिजिन, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म भी सिस्टमैटिक्स में देखते हैं, ताकि हमें पता चले। यहां पे यूज कर सकते हैं जेनेटिक, मॉलिक्यूलर, एवोल्यूशनरी डेटा टू एक्सप्लेन हाउ स्पीशीज आर, ये कैसे रिलेट है और ये कैसे ओवर टाइम इवॉल्व हुए हैं। यहां तक क्लियर? ये सारा आपको हमारी YouTube चैनल पे मिलेगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF आपको मिल जाएगा। आगे चलेंगे, यूनिट सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक बड़ा चैप्टर है और इस बड़े यूनिट में से बहुत सारे क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो इसके लिए हम थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे। पहले क्या देखेंगे, डिस्कस इन डिटेल द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हमें पता है जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं तो वहां पे हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखते हैं। बीच में हम 3 किंगडम भी पढ़ाते हैं, हम 4 किंगडम भी पढ़ाते हैं, हम 5 पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, 6 किंगडम भी पढ़ाते हैं, ताकि नीट के हिसाब से वो क्वेश्चन बन सके। लेकिन यहां पे बात हो रही है बोस की, जेके बोस की, यहां पे बात हो रही है क्लास 11th के बॉटनी के पेपर की। तो यहां पे डिस्कस करेंगे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाला बंदा कौन है। सर ये RH विटैकर ने दिया था, बात समझो। दूसरी बात, इसने सारे जानदारों को क्या किया, क्लासिफाई किया और उनको बनाए 5 किंगडम बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। और ये कौन कौन से, मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमलिया है मेरे पास। अब बात हो रही है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की देने वाला बंदा RH विटैकर 1969 में दिया था और उसने सारे जानदारों को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया, जिसका मैं बोलूंगा मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमलिया। यहां तक बात क्लियर। यहां पे अगर देखेंगे, सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन बनेगा आपको 5 किंगडम में से किंगडम मोनीरा के बारे में थोड़े 4-5 पॉइंट्स बोलने हैं। इसी तरीके से प्रोटिस्टा के बारे में भी कुछ उनके फीचर्स के बारे में बात करना है, फंजाई के बारे में बात करना है, प्लांट के बारे में बात करनी और एनिमल के बारे में बात करनी है। तो यहां पे बेटा बात करेंगे मोनीरा की। सबसे पहले दिमाग में बिठा लो, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है वो हम बिठाते हैं किंगडम मोनीरा में। सेल्स विदाउट न्यूक्लियस, बैक्टीरिया और सायानोबैक्टीरिया। दूसरी बात, यूनिसेलुलर है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं है, लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। दिमाग में बिठा लो, यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं है, न्यूट्रिशन बोथ ऑटोट्रॉपिक या हिटेरियोट्रॉपिक, हिटेरियोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल है, जैसे बाइनरी फिशर हम बात करते हैं। सिंपल सी बात है, एग्जांपल देंगे ई कोली एंड नॉस्टॉक। चलेंगे थोड़ा आगे, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। सर किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, ये भी यूनिसेलुलर है, लेकिन इसमें क्या, ट्रू न्यूक्लियस, प्रोटोजोआ। हाँ आगे बात करेंगे, माइक्रोस्कोपिक, ये ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, एल्गी, हेटेरोट्रॉपिक, प्रोटोजोआंस। दिमाग में बिठा लो बात। सर हम क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। सर ये क्या होंगे, ये यूकेरियोटिक है, दैट मींस जितने भी प्रोकैरियोटिक जानदार है, ऑर्गेनिजम्स है, उनको हमने बिठाया है किसमें, किंगडम मोनीरा में। किंगडम प्रोटिस्टा में मेरे पास जितने भी अब यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है उनको हम बिठा रहे हैं किसमें, प्रोटिस्टा में, लेकिन कौन से, यूनिसेलुलर। इसमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल भी होगी। और इनको बताया गया है दे कैन बी लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड हायर यूकैरियोट्स, दैट मींस प्रोटिस्टा के बाद हमारे पास किंगडम फंजाई आएगा, वो हायर यूकैरियोट है। ये जो प्रोटिस्टा है ये लिंक बनाता है बिटवीन द मोनीरन्स एंड रेस्ट ऑफ द हायर यूकैरियोट्स। ठीक है, एग्जाम्पल देंगे एमीबा, पैरामीशियम, क्लैमिडोमोनास वगैरह वगैरह। ये हमने अभी डिस्कस किए दो किंगडम। तो आगे चलेंगे, हमारे पास तीसरा अब क्या है, किंगडम फंजाई। सर किंगडम फंजाई क्या है, ये भी मेरे पास यूकैरियोटिक है, क्योंकि सारे प्रोकैरियोटिक हमने मोनीरा में रखे हैं। तो यहां पे प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक था लेकिन यूनिसेलुलर, यहां पे अब मल्टीसेलुलर, एक्सेप्ट ईस्ट।
वो क्या है, वो यूनिसेलुलर है। यहाँ पे ये लो बेटा मैंने बादल बना ले इसके ऊपर, दैट मीन्स एक्सेप्शन तो है, और वो एक्सेप्शन यहाँ पे ईस्ट के बारे में है। अब न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक फंजाई में एब्जॉर्प्शन, या हम सीधे सैप्रोफिटिक और समटाइम्स सम आर पैरासिटिक। तो सैलवाल बना है काइटिन का, रिप्रोडक्शन में स्पोर्स बन सकते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे फंजाई में हमको देखने को मिलती है। एग्जांपल देंगे सैकेरोमाइसीस, यीस्ट, एस्परजिलस, एगेरिकस वगैरह वगैरह। जब ये क्वेश्चन आएगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय विटाकर का, तो आपको ज्यादा नहीं लिखना है, आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है, क्योंकि आपको ये 5 मार्क्स का आएगा। यहाँ पे 5 किंगडम आपको डिफाइन करने हैं। तीसरा मेरे पास आएगा किंगडम प्लांटे, तो यहाँ पे ये भी मल्टीसेलुलर है, यूकेरियोटिक के फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है। बात समझ लो, सेल वॉल किसका बना, सेलुलोज का बना है। न्यूट्रिशन कैसा, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और रिप्रोडक्शन मेरे पास एसेक्सुअल या सेक्सुअल लिखूंगा मैं, और यहां पे डिफरेंशिएशन है इन द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। एग्जांपल देंगे, एग्जांपल किंगडम प्लांट में सबसे लोअर वाला ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, हाँ, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। अब एंजियोस्पर्म्स आपको पता ही है, यहां पे मेरे पास मोनोकॉट्स एंड दूसरा मेरे पास डाइकॉट्स, यानी दैट मींस फ्लावरिंग प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में मेरे पास मोनोकॉटिलिडन्स एंड डाइकॉटिलिडन्स है। इसके अलावा किंगडम एनिमलिया हमारे पास सर क्या है, मल्टीसेलुलर है, यूकेरियोटिक है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। इनमें सेल वॉल नहीं है, दैट मीन्स हैविंग स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। यहां पे न्यूट्रिशन में इंजेस्टिव, या मैं बोलूंगा हाँ कैसा, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखूंगा मैं यहां पे। आगे चल के फिर हेटेरोट्रॉपिक के टाइप्स निकलते हैं। मोस्टली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, मगर कुछ कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल्स होते हैं। एग्जांपल देंगे पोरिफेरा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, मैमल्स वगैरह वगैरह। अब ये सवाल खत्म हुआ, लेकिन दिमाग में बिठाना है 5 नंबर वाला क्वेश्चन ये आएगा। 5 नंबर वाला मैं इस पे लिख सकता हूं, ये लो बेटा मेरा ये 5 मार्क वाला 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। बात आ रही है समझ? तो आगे चलेंगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्डिनांड जूलियस कोहन ने ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया को डिवाइड किया था 4 ग्रुप्स में, कोकाई, बैसिलस, सुपायरला एंड विब्रो। यहां पे कोकस स्फेरिकल इन शेप, राउंड इन शेप, बैसिलस रॉड शेप्ड, अगर आप बुक पे जाओगे इस वाले सूरत में होंगे, यहां पे न्यूक्लियर, और सुपायरल फॉर्म, यहां पे देखो ये वाली फॉर्म हो सकती है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी भी चेक करोगे तो यही सूरत में होगी। और मेरे पास विब्रोस विद अ कॉमा शेप लाइक, यानी ये इस वाले सूरत में आपके पास नजर आते। बात समझ लो, हमारे पास दैट मींस कोहन, फर्डिनांड जूलियस कोहन ने ऑन द बेस ऑफ शेप इनको डिवाइड किया है 4 टाइप्स में, बेस्ड ऑन द शेप, कोकस, बैसिलस, सुपायरल एंड विब्रोस। ये छोटा क्वेश्चन है, 2 मार्क का बन सकता है। ये लो बेटा मैं इसमें लिखूंगा 2 मार्क वाला क्वेश्चन, 2 मार्क वाला, 2 मार्क वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आगे चलेंगे, डिफाइन कुछ करना है। अब अगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में थोड़ा घुस जाएंगे अंदर, तो यहां पे है क्या, यहां पे मेरे पास डिफाइन करना पड़ेगा आर्चीबैक्टीरिया, सायानोबैक्टीरिया, स्लाइम मोल्ड्स एंड यूग्लिनॉइड्स। दैट मींस हमको क्या करना है, एक एक करके इन 4 में से तो एक आएगा ही आएगा। और अगर देखेंगे आर्चीबैक्टीरिया सबसे पुराने एंशिएंट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। आर्चीबैक्टीरिया, जब हम किंगडम मोनिरा को देखते हैं, हम उसको डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में, आर्चीबैक्टीरिया एंड सायानोबैक्टीरिया। तो यहां पे सबसे पुराने जो है
वो कौन से? आर्किबैक्टीरिया है जो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहते हैं, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं। दिमाग में बिठा लो बात। दैट मीन्स ये डिफर है फ्रॉम द रेस्ट, इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज, क्योंकि इनमें क्या है, सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट और मेम्ब्रेन लिपिड्स जो इनको बनाते हैं, they can survive in harsh environmental conditions। इसके 3 टाइप है, हालोफिलस, थर्मोएसिडोफिलस एंड मीथेनोजेनस। तो आपको पता है हालोफिलस मतलब साल्टी एरियाज में, साल्ट लेक्स में, सी ब्राइन्स में। थर्मोएसिडोफिलस जो होते हैं हॉट एंड एसिडिक एनवायरनमेंट, दैट मींस हॉट स्प्रिंग में यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर में राइज अप टू मोर देन 70 to 80 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 70 to 80 डिग्री सेल्सियस। और यहां पे जो पीएच होगा, यहां पे जो पीएच होता है वो होता है अप टू 2। दैट मीन्स हाईली एसिडिक मीडियम में जब भी आप देखोगे तो इनको आप थर्मोएसिडोफिलस को वहां पे पाओगे। मीथेनोजन जो होते हैं वो एनएरोबिक कंडीशन में रहते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे मार्शी लैंड्स, हम देखेंगे गट ऑफ रूमिनेंट, गाय है, भैंस है, उनके सामने उनको एक पंजट स्मेल सी निकलती है। एक्चुअल में वो क्या करते हैं, वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। दैट मीन मीथेन, दे प्रोड्यूस मीथेन गैस। तो ये 3 आर्किबैक्टीरिया क्या पढ़ोगे सर? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक्सट्रीम ऑफ हैबिटेट्स में रहते हैं, जो सबसे पुराने बैक्टीरियाज हैं, उनके हमने 3 टाइप देखे। आगे चल के देखेंगे सायानोबैक्टीरिया। सर सायानोबैक्टीरिया क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी सर ये क्या? ये भी प्रोकैरियोटिक है, ये भी फोटोसिंथेटिक है, इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। सर अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखेंगे, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। दैट मीन्स जब भी हम सायानोबैक्टीरिया की बात करेंगे, इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजेनिक प्रोडक्शन, ऑक्सीजन प्रोडक्शन करते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल ए, और बिल्कुल ये ऐसा ही क्लोरोफिल होता है जो प्लांट्स में नजर आता है। तीसरी बात अगर हम देखेंगे, ये मेरे को फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, ये मेरे को मैरीन में भी मिलते हैं, ये टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट्स में भी मिलते हैं। दैट मींस जहां पे अगर कहीं पे जमीन पे नमी होगी तो वहां पे भी ये पाए जा सकते हैं। और कुछ स्पीशीज ऐसे हैं जो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को। एग्जांपल देंगे, नॉस्टॉक है, एनाबीना है। और ये कैसे है स्ट्रक्चर में? ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं, ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं। तो सायानोबैक्टीरिया क्या याद रहा बेटा आपको? ये प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ये परफॉर्म करते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, दैट मींस ये प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन। इसके अलावा स्लाइम मोल्ड्स आपने देखा होगा, जब भी हम घर में जाते हैं तो स्लाइम हमारे बच्चों के पास होता है, तो इसको फैलाते तो वैसे फैल जाता है। ये क्या है? स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टर्न्स होते हैं। दिमाग में बिठा लो, सैप्रोफिटिक, दैट मींस ये एनगल्फ करते हैं, एनगल्फिंग डेड एंड डिकेइंग मैटर, डिकेइंग मैटर मूव्स। अब क्या है देखो, मैंने जब स्लाइम की बात की, जब हमारे घर में बच्चे होते हैं वो इस स्लाइम को ऐसे फैलाते हैं, वो फैल जाता है, वापस लाते हैं, वो वापस आ जाता है अपनी पोजीशन पे। लेकिन स्लाइम मोल्ड्स में अगर कहीं पे ज्यादा खाना है तो ये मूव करते हैं और फैल जाते हैं हर जगह। दिमाग बिठा लो, दिमाग बिठा लो, स्लाइम मोल्ड में क्या बोल रहा हूं? जैसे स्लाइम को हम ऐसे खींचते हैं तो वह खींचता है, इसी तरीके से स्लाइम मोल्ड के इर्द गिर्द अगर मेरे पास खाना होगा, दैट मींस डेड एंड डिकेइंग मैटर होगा, लिटर होगा, कूड़ा होगा, डिकेइंग मैटर, ऑर्गेनिक मैटर होगा, तो ये फैल जाता है और तब तक खाता रहता है जब तक इसके इर्द गिर्द में खाना है। खाना खत्म तो इसके लिए ये अनफेवरेबल कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। तो अगर सुटेबल कंडीशंस है, सर सुटेबल कंडीशन मतलब क्या? इसके इर्द गिर्द खाना है, इसके इर्द गिर्द डिकेइंग मैटर है, इसके इर्द गिर्द डेड एंड डिकेइंग मैटर है, तो ये फैल जाता है। और ये फैलने से एक स्टेज बनता है, उसको मैं बोलता हूं प्लाज्मोडियम। तो ये क्या बनाएगा? प्लाज्मोडियम।
विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। सर कब ऐसे करेगा? मैंने ये भी बोला जब खाना ज्यादा होगा तब ये मूव करेगा, लेकिन खाना खत्म इसके लिए तो इसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन स्टार्ट होती है, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होता है और बनाता है फ्रूटिंग बॉडी। दैट मीन्स ऐसे बात कर लेंगे। ये मेरे पास एक स्लाइम मोल्ड है, इसको मिला खाना, इसको मिला इधर फूड, मैंने लिखा फूड, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये फैल जाएगा, जितना खाना उतना फैल जाएगा, लेकिन खाना खत्म। अब क्या करेगा ये? अब क्या करेगा सर? अंडर अनफेवरेबल, अब प्लाज्मोडियम बन गया, लेकिन अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस ये क्या करता है, इसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडी आ जाती है। अब अनफेवरेबल कंडीशन है तो फ्रूटिंग बॉडी बन जाएगी, और इस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर यहां पे इसके क्या बन गए? इसके ऊपर सुपोर बन गए। अब जब तक अनफेवरेबल कंडीशन है तब तक क्या वैसे ही रहेगा। फिर से क्या आएगा इसके लिए फेवरेबल कंडीशन? वो कौन सी है? वो है इसके पास डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर का आना, फूड का आना। तो ये क्या करेंगे, ये जो यहां पे सुपोर्स होंगे इनके ट्रू वॉल्स होते हैं, देखो पॉजिटिव ट्रू वॉल्स, और ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, सर्वाइव फॉर मनी इयर्स। लेकिन जब हालात खराब होंगे, एडवर्स कंडीशंस होंगे, लेकिन कंडीशंस फिर से सही आएंगे, ये विंड से गिरेंगे, बाय विंड करंट्स, हवा के कारण से गिरेंगे ये सुपोर्स, और फिर से ये क्या बनाएंगे? प्लास स्लाइम मोल्ड फिर से तैयार होगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आ जाओ। अब हमारे पास एक और है जिसको हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, वो है हमारे पास इग्लूनॉइड, इग्लीना। बात समझो, इग्लीना ये मेजॉरिटी में फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये पाया जाता है स्टैग्नेंट वाटर्स में। दूसरी बात, इनके इर्द गिर्द सेल वॉल नहीं है, इनके इर्द गिर्द प्रोटीन की लेयर, ये मान के चलो ये इग्लीना है, ये इग्लीना है, इसके बाहर एक प्रोटीन की लेयर है, उस प्रोटीन की लेयर को हम बोलते हैं पेलिकल। दैट मीन्स कल पूछा जाएगा हमारे पास एमसीक्यूज में भी, एमसीक्यूज में भी पूछा जाएगा क्या क्या इग्लीना में, इग्लिनाइड्स में सेल वॉल पाया जाता है? तो आप बोलोगे बेटा नहीं सर, उसके इर्द गिर्द एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं, जिसकी वजह से इसकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। अब इसके अंदर दो फ्लैजिला है, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। अब दूसरी बात, मैं यहां पे बनाऊं क्लोरोप्लास्ट, ये लो बेटा सर, ये जो मेरे पास इग्लूनॉइड से इग्लीना है, ये फोटोसिंथेसिस शो करा रहा है, ये फोटोसिंथेसिस करता है। कब करेगा? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लेकिन अब अंधेरा हो गया, अब सूरज की रोशनी नहीं है, रोशनी नहीं है, तो ये क्या करता है? ये बिहेव करता है एज हेटेरोट्रॉप। That means presence of sunlight as an autotroph, लेकिन in absence of sunlight acts as a heterotroph और predating other small, छोटे छोटे जानदारों को फिर खाता है। पिगमेंट जो इसमें होते हैं तो वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं जैसे हायर प्लांट्स में होते हैं, बिल्कुल उनके अंदर भी वैसे ही पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसमें हायर प्लांट्स में क्लोरोफिल ए है, बी है, तो यहां पे भी उसी तरीके के पाए जा सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन हमारे पास, डिस्कस इन डिटेल द साइलेंट फीचर्स ऑफ किंगडम फंजाई। यहां पे ये ऐसे लिखूंगा मैं, 5 मार्क्स वाला, 5 मार्क वाला क्वेश्चन ये बन सकता है। सवाल क्या है हमारे पास? साइलेंट फीचर्स ऑफ फंजाई। फंजाई में क्या है अभी हमने डिस्कस किया, आरएस विटाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी है, लेकिन यहां पे अब इनके हम इंपॉर्टेंट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देंगे, थोड़ा थोड़ा झांकेंगे इसके अंदर पूरा है क्या। तो ये क्या है? यूकेरियोटिक है, नॉन वेस्कुलर, नॉन मोटाइल, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। दूसरी बात, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय मींस ऑफ स्पोर्स। इनमें
क्लोरोफिल नहीं है, दैट मीन्स दे कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। बात समझो, मैं क्या लिखता हूं, इनके अंदर जो फूड होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। यहां पे इनका जो सेल वॉल होगा वो काइटिन का होता है, इसको हम फंगल सेल वॉल बोलते हैं, और उसकी बायोसिंथेसिस हो सकती है। याद करना, ये पॉइंट एक मैंने ऐड किया है इसमें, देयर विल बी बायोसिंथेसिस ऑफ काइटिन, एनसीईआरटी में ना है लेकिन याद रखना ये फंजाई में हो सकता है। न्यूक्लियस जो फंजाई में होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, there will be no embryonic stage, that means ये डेवलप होते हैं डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर, स्पोर से बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अगर यहाँ पे बात करेंगे सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन फंजाई, और यहाँ पे कुछ ऐसे फंजाई भी है जो पैरासिटिक है। अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये कभी कभी फेरामोन्स प्रोड्यूस करते हैं जो लीड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। एग्जांपल क्या देंगे, मोल्ड्स, मशरूम्स, मोल्ड्स, ईस्ट वगैरह वगैरह। यहाँ पे मैं बात करूंगा फंजाई की, आपको सिंपल लिखना है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसके अलावा व्हाट आर द वेरियस क्लासेस ऑफ फंजाई, फंजाई के बहुत सारे क्लासेस, अगर यहाँ पे 4 है तो इनको हम डिस्कस करेंगे, वेरियस क्लासेस। पहला जाइगोमाइसिटीज, ठीक है, दूसरा एस्कोमाइसिटीज, तीसरा बेसिडियोमाइसिटीज, चौथा डिटीरियोमाइसिटीज। अगर यहां पे देखेंगे, यहां पे फॉर्म होता है बाय द फ्यूजन ऑफ 2 डिफरेंट सेल्स। बात समझो, यहां पे अगर बात करेंगे, यहां पे अगर बात करेंगे, यहां पे अगर बात करेंगे हम जाइगोमाइसिटीज की, यहां पे सेक्सुअल स्पोर्स जिनको हम जाइगोस्पोर बोलते हैं, ऐसे बात करेंगे सर। दैट मीन्स यहां पे मेरे पास ये लो 2 स्पोर आ गए, ये मिल जाएंगे आपस में, ये लो जाइगोट बन गया, यहां पे डाइकैरियन नहीं बनेगा, तो यहां पे इसके इर्द गिर्द भी कवरिंग आ सकती है, इसको मैं अब जाइगोस्पोर बोलूंगा। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूं। अब धीरे धीरे यहां से फिर से मेरे पास फंजाई बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या लिखा है, फ्यूजन ऑफ 2 डिफरेंट सेल्स, द सेक्सुअल स्पोर्स, उनको हम जाइगोस्पोर बोलते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स आर नोन एज स्पोरेंजियोस्पोर्स, और इनका जो हाइफी होगा, हाइफी विदाउट सेप्टा म्यूकर, दैट मीन्स अगर यहां पे बात करेंगे, दैट मीन्स अगर यहां पे बात करेंगे, अगर ये माइसीलियम है तो ये माइसीलियम बिना सेप्टा के होगा। दैट मीन्स अगर ये बाहर निकालूंगा मैं, अगर ऐसी सूरत में होगा बेटा तो इसको हम बोलेंगे सेप्टेट माइसीलियम, लेकिन नहीं है, इसमें एसेप्टेट माइसीलियम है। दूसरी बात, दूसरा एस्कोमाइसिटीज, इनको हम सैक फंजाई भी बोलते हैं। दे कैन बी कार्पोफिलस, दैट मीन्स ये पाए जाते हैं ऑन डंक। डिकम्पोजर्स पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक, ठीक है, तो यहां पे इनके स्पोर्स को एस्कोस्पोर्स बोला जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनोडियोस्पोर्स, एग्जांपल सैकेरोमाइसीज। इसके अलावा बेसिडोमाइसीज में हम हमारे पास मशरूम मोस्ट कॉमनली एग्जांपल जो है वो बेसिडोमाइसीज की पाई जाती है, और यहां पे मोस्टली एज पैरासाइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगी तो वो बेसिडोस्पोर्स बनाते हैं। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होती है वहां पे कोनेडिया बनता है, बाइंडिंग से हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन से बन सकता है। एग्जांपल उसकी बनेगी बेटा एगेरिकस, एगेरिकस ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डिटीरोमाइसिटी जिसको हम फंजाई इम्परफेक्टा भी बोलते हैं, इसको देखो बेटा, इस पे लिखा है कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि ना इन ये रेगुलर रिप्रोडक्शन साइकिल्स जैसे बाकी फंजाई फॉलो करते हैं ये नहीं कर रहे हैं, ये दे डू नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, लेकिन जब पता चलेगा ये रिप्रोड्यूस सेक्सुअली करेंगे तो उस वाले फंजाई को उठा के अपने क्लास में रख देंगे, आइदर विल बी इन एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज। तो यहां पे अगर एसेक्सुअल होगी वो कोनाडिया से बनता है, इसमें एग्जांपल ट्राइकोडर्मा, ये लो बेटा इंपॉर्टेंट लिख दिया इधर, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, अच्छा क्वेश्चन, छोटा है, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क का आ सकता है, छोटा है।
हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया कौन से? सर ऐसे बैक्टीरिया विच दैट कैनॉट मेक देयर ओन फूड इंस्टेड obtain energy by consuming organic compounds from others such as dead plants and animals or living organisms. अब इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और बैक्टीरिया ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और मेरे पास डिकम्पोजिशन के लिए जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं। आगे चलेंगे। व्हाट आर प्रियॉन्स एंड लाइकेंस? व्हाट आर प्रियॉन्स एंड लाइकेंस? ये लो बेटा, ये लो बेटा, ये आ गया इधर, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। वायरस हमने देखा है, वायरस पढ़ा है, टीएमवी पढ़ा है, लेकिन अगर इस साल क्वेश्चन आने के चांसेस है तो वो आएंगे बेटा प्रियॉन्स एंड लाइकेंस से। अब प्रियॉन्स क्या है? आपने मॉडर्न मेडिसिन में देखा है कुछ न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शस डिजीज होती है, ये एक एजेंट से ट्रांसमिट होती है और ये बनाते हैं एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। ये बिल्कुल साइज होता है इनका वायरस का, तो इन वाले एजेंट्स को प्रियॉन्स बोलते हैं। अब समझो, दैट मीन्स दिमाग में एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन बनाने वाले जानदार एजेंट को हम प्रियॉन्स बोलते हैं। इनसे कुछ नोटेड डिजीज होती है जैसे PSE, मैड काउ डिजीज इन कैटल्स, इट इज एनालॉगस वेरिएंट CJD, जैकॉब डिजीज इन ह्यूमंस, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन जो बनते हैं। इसके अलावा लाइकन्स मेरे पास, ये लाइकन जो है ये एक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। दैट मीन्स दोनों का फायदा है बिटवीन एल्गी एंड फंजी के दरमियान। एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोन बोलते हैं और फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोन बोलते हैं, जो ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। दैट मीन्स एल्गी क्या है? एल्गी अलगल कंपाउंड क्या है? फाइकोबायोन, वो ऑटोट्रॉपिक है। सर फंजे क्या है? ये हेटेरोट्रॉपिक है। एल्गे फूड प्रिपेयर करता है किसके लिए? फंजे के लिए। और फंजे क्या कराता है? प्रोवाइड करता है शेल्टर, एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स, वाटर फॉर द एल्गे। एल्गे इसको खाना देता है, लेकिन इसके बदले इसको फंजे क्या देता है? शेल्टर देता है और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है। दैट मीन्स ये जो पार्टनर्स होते हैं ये आपस में क्लोज रिलेशन में, क्लोज एसोसिएशन में है। और एक अगर हम देखेंगे कभी भी ये दो अलग हो सकते हैं, ये अलग नहीं हो सकते, क्योंकि ये म्यूचुअली सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। तीसरी बात, अगर हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट MCQ बन सकता है, ये लो बेटा यहां पे मैं कर सकता हूं, ये एक MCQ बन सकता है। सर क्या बनेगा? जहां जहां पे पोल्यूशन होता है, जिस भी एरिया में पोल्यूशन होता है वहां पे लाइकन्स ग्रो नहीं करते। That means lichens are very good pollution indicators. They do not grow in polluted areas. जितने भी polluted areas है वहां पे lichens grow नहीं करते। यहां तक क्लियर हो रहा है सारा? तो आगे चलेंगे बेटा यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 हमारे पास क्या है? प्लांट किंगडम। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने जितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उनमें से JK बोस का पेपर इंशाल्लाह बन के आएगा। प्लांट किंगडम तीसरा चैप्टर हमारे पास। तो यहां पे सबसे पहले प्लांट किंगडम में देखेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ क्लोरोफाइसी एंड फियोफाइसी, दैट मींस ग्रीन एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। तो यहां पे सबसे पहले बात करेंगे क्लोरोफाइसी की। सर इनको हम कॉमनली नोन एज ग्रीन एल्गी, इनको ग्रीन एल्गी बोलते हैं। बात समझो, ये एक्वेटिक है, ये एक्वेटिक है, दैट मीन्स ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, ये मैरीन में भी, लेकिन कुछ देयर आर फ्यू विच आर टेरेस्ट्रियल। लेकिन यहां पे आप याद करोगे कौन सा? यहां पे मॉइस्ट सॉइल होनी चाहिए। ऐसे नहीं सूखी मिट्टी में मेरे पास पाया जाएगा, नहीं, मॉइस्ट सॉइल। शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनमें डिफरेंट है।
रिबन शेप्ड हो सकते हैं, कप शेप्ड हो सकते हैं, रेटिकुलेट हो सकते हैं। कप शेप्ड क्लैमिडोमोनास जिक्र किया गया है बुक में कप शेप्ड के साथ, तो आप यहाँ रिबन शेप्ड स्पायरो हो सकता है, रेटिकुलेट, स्टिलेट वगैरह वगैरह। दैट मीन्स यहाँ पे जब भी क्लोरोप्लास्ट की बात की जाएगी क्लोरोफाइसी में, तो ये डिफरेंट शेप्स के होते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखेंगे क्लोरोफिल पिगमेंट, अगर देखेंगे इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल बी पाया जाता है। दैट मीन्स अगर हम सायानोबैक्टीरिया की बात करेंगे, सॉरी, अगर हम क्लोरोफाइसी की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। और इसके अलावा यहां पे एक और ऑर्गन इसके अंदर होता है जिसको हम पायरेनॉइड बोलते हैं, जो स्टोर करता है स्टार्च एज वेल एज प्रोटीन। ये एक बॉडी इसके अंदर होती है जो पायरेनॉइड के नाम से बुलाया जाता है, जो स्टोर करती है स्टार्च एज वेल एज प्रोटीन। इसके अलावा सेल वॉल जो है, आउटर सेल वॉल, ये लो बेटा ऐसे बात करेंगे, ये आउटर सेल वॉल, ये इनर सेल वॉल। आउटर सेल वॉल, आउटर सेल वॉल पैक्टिन का बना है, इनर सेलुलोस का। ये पैक्टिन और ये सेलुलोस का, इसलिए हम लिखते हैं पेक्टोसेलुलोसिक सेल वॉल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन। और यहाँ पे अगर स्पोर्स बनेंगे तो स्पोर बनेगा ज़ूस्पोर, स्पोर बनेगा एप्लानोस्पोर, स्पोर बन सकते हैं एकिनीटीज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस, आइसोगेमस एंड oogamous। यहाँ पे बात करेंगे इन तीन चीजों की। सर एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, सर बनते हैं, कौन से बनेंगे? ज़ूस्पोर, एप्लानोस्पोर्स एंड एकिनीटीज। अब ये दो याद करो क्योंकि इसका जिक्र बहुत कम है एनसीईआरटी में। दूसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन टाइप है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, oogamous। ये हमने शायद पढ़ा है, बार बार पढ़ा है। आइसोगेमस में दोनों गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। एनाइसोगेमस में एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। oogamous पता है, एक मोटाइल होता है, स्मॉल होता है, और एक नॉन मोटाइल होता है। एग्जाम्पल क्लैमिडोमोनास, वॉलॉक्स एंड स्पायरोगायरा। जहां पे मैंने अब जिक्र किया था, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में स्पाइरल होगा तो ऐसा स्पायरोगायरा में पाया जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे फियोफाइसी की। फियोफाइसी इट्स आल्सो नोन एज ब्राउन एल्गी, हम ब्राउन एल्गी बोलते हैं फियोफाइसी को, ब्राउन एल्गी। सर ये कहां पे? मेजॉरिटी में मैरीन हैबिटेट से पाए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये एग्जांपल पिलेरोक्लैडिया, ये फ्रेश वाटर फॉर्म है। ये लो, थैलस कैसा है? फिलामेंटस है। फ्रंट लाइक और गेंट कैल्पस इसमें पाए जाएंगे। कैल्पस मतलब दे गो अप टू द 100 मीटर्स तक वो जा सकते हैं, इतनी हाइट उनकी जा सकते हैं कैल्पस की। और थैलस से डिफरेंशिएट होता है। दैट मींस अगर मैं यहाँ पे देखूं, फोटोसिंथेटिक पार्ट को फ्रेंड बोलते हैं, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको स्टाइप बोलते हैं, और यहाँ पे होल्ड फास्ट होता है अटैचमेंट के लिए। तो डायग्राम बना लेंगे, ऐसी डायग्राम है इसकी। ये हो गया फ्रंट, ये हो गया स्टाइप, और ये हो गया होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट दैट मीन्स जो बड़ा वाला हिस्सा है यहाँ पे ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। फोर्सिंग पार्ट, फ्रंट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलेंगे? स्टाइप। होल्ड फास्ट इसके अटैचमेंट के लिए है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी। अभी हमने क्लोरोफाइसी देखा, वहां पे ए एंड बी है, यहाँ पे ए एंड सी है। कैरोटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यहाँ पे पाए जाएंगे। याद रखना क्लोरोफाइसी में ए एंड बी, लेकिन यहाँ पे याद रखना ए एंड सी। यहाँ से एमसीक्यू आपको बन सकता है कि इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास ये जो ब्राउन एल्गी है, गोल्डन ब्राउन fucosxanthin pigment gives olive green to brown color to algae। इस ब्राउन एल्गी में मेरे पास ये वाला कलर आपको नजर आएगा, क्योंकि इसमें एक पिगमेंट है जिसको हम फ्यूकोजेंथिन बोलते हैं। ड्यू टू फ्यूकोजेंथिन ये कलर रेंज वेरीज फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन, डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन। यहाँ पे मेरे पास
मैनिटॉल एंड लैमिनेरिन स्टार्च एज ए स्टोर मटेरियल। स्टार्च क्लोरोफाइस में स्टार्च था, लेकिन यहाँ पे मैनिटॉल एंड लैमिनेरिन स्टार्च इज अ स्टोरेज मटेरियल। यहाँ पे स्टोर जो मटेरियल होगा वो मैनिटॉल में होगा। और मोटाइल स्पोर्स जो होंगे उनमें अनइक्वल फ्लैजेला, एक विप्लैश एक टिंसिल टाइप। दैट मींस इसमें जो मोटाइल स्पोर्स होंगे वहां पे मेरे पास दो फ्लैजेला होंगे, एक छोटा एक बड़ा। oogamous जो है मेजर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आइसोगेमी भी पाए जाते हैं। अल्ट्रासेप जनरेशन में पाया जाता है। एग्जांपल देखेंगे सरगसम, फ्यूकस, लेमिनेरिया एंड डिक्टोयोटा। ये जो इसके एग्जांपल्स है ये दिमाग में बिठानी है। मेरे पास कैसा, सरगसम, फ्यूकस, लेमिनेरिया एंड डिक्टोयोटा, ये मेरे पास इसके एग्जांपल्स हैं। आगे चलेंगे बेटा। वाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। मेरे पास ये जो ब्रायोफाइट्स है इनको क्यों एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस साल आने की बहुत ज्यादा छोटा क्वेश्चन, 2 मार्क का है, 3 मार्क का आ सकता है। तो इन ब्रायोफाइट्स को क्यों एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं? सर ये तो रहते हैं लैंड पे, लेकिन ये डिपेंड होते हैं वाटर पे फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात समझो, बात समझो। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनको हम क्यों बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? क्योंकि ये तो रहते हैं जमीन पे, लेकिन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे नीड वाटर। ट्रेड दे शेयर विद एम्फीबियंस। अब थोड़ा इसको इलाबरेट किया है। लाइक एम्फीबियंस दे नीड बोथ लैंड एंड वाटर। ब्रायोफाइटा ग्रो करते हैं, अभी मैंने बोला सॉइल में, लेकिन इनको दे रिक्वायर वाटर फॉर मोटाइल मेल गमेट टू स्विम टू द फीमेल गमेट फॉर फर्टिलाइजेशन। यहां पे बात करेंगे इसको, इसलिए एम्फीबियंस बोलते हैं प्लांट किंगडम का, क्योंकि यहां पे इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए वाटर, ताकि यहां पे फर्टिलाइजेशन हो सके। आगे चलेंगे बेटा। साइलेंट फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म्स। यहां पे साइलेंट फीचर्स किनके? ब्रायोफाइटा के, टेरिडोफाइटा के, जिम्नोस्पर्म्स के। इन तीनों में से एक आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मैं लिखूंगा ये इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क वाला, 3 में से एक आ सकता है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट्स को, सबसे पहले डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइटा को, क्योंकि जब हम प्लांट किंगडम देखते हैं एल्गी, एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा, उसके बाद टेरिडोफाइटा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, उसके बाद एंजियोस्पर्म्स। तो ब्रायोफाइटा क्या है? यहां पे प्लांट बॉडी जो होगी वो थैलस टाइप। दैट मीन्स यहां पे या तो वो प्रोस्टेट होगी या इरेक्ट, या तो ऐसी सूरत में होगी या थोड़ी सी इरेक्ट हो सकती है। यहां पे मेरे पास दे हैव रूट लाइक, रूट नहीं है, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। बात समझो, हम अभी भी इसको थैलॉइड बोलते हैं, थैलस बोलते हैं। दैट मीन्स यहां पे ट्रू रूट एब्सेंट है, ट्रू स्टेम एब्सेंट है, ट्रू रूट्स एब्सेंट है। तो यहां पे दे हैव रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, नो जेन्युइन वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स। यही मैंने बोला, ट्रू रूट नहीं है, ट्रू स्टेम नहीं है, ट्रू लीफ्स नहीं है, इसलिए यहां पे लिखा है नो जेन्युइन वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स। यहां पे जो प्लांट बॉडी है, जो ये थैलस है, जो ये ब्रायोफाइटा है, ये अटैच है सॉइल के साथ, लेकिन इसके जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम राइजोइड्स बोलते हैं। राइजोइड्स विच में सिंगल और मल्टी सेलेड स्ट्रक्चर्स अटैच टू इट, ये राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये रूट्स नहीं है, ये राइजोइड्स। दूसरी बात, इनमें वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। दैट मींस जाइलम और फ्लोएम की बात करें तो जाइलम और फ्लोएम नहीं है यहां पे। और ये जो मेरे पास पाए जाते हैं मोस्टली मॉइस्ट शेडी कंडीशंस में ही ये पैदा होंगे, फ्लोरिश करेंगे। दैट मींस जहां पे पानी होगा, जहां पे शेडी एनवायरनमेंट होगा, वहां पे ये ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इनमें ट्रू रूट्स नहीं है, तो एब्जॉर्प्शन के लिए राइजोइड्स काम करते हैं। जाइलम फ्लोएम है ही नहीं, बात समझो।
इसके अलावा इसमें हैप्लॉइड गेमेटोफाइट जो होता है वो प्रीडोमिनेंट स्ट्रक्चर प्लांट बॉडी का, दैट मीन्स यहां पे मेरे पास गेमेटोफाइट जो है वो प्लांट बॉडी जो है वो गेमेटोफाइट है। बात आ रही समझ। और यहां पे राइजोइड एक्सिस लीव्स मेक अप द 3 कंपाउंड्स ऑफ थैलाइड। अभी जो मैंने बोला यहां पे राइजोइड रूट लाइक है, स्टेम लाइक नहीं है। एक्सिस एंड लीव्स मेक अप द कंपाउंड्स ऑफ थैलाइड गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में है रूट लाइक पार्ट्स, स्टेम लाइक पार्ट्स, लीफ लाइक पार्ट्स, लेकिन वो ओरिजिनल में रूट्स नहीं है। आंसर सारा क्लियर है। यहां पे मेरे पास सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट फोर्स गैमेटोफाइट, यहां पे फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस होते हैं। अब यहां पे मेरे पास सेक्स ऑर्गन जो बनाएगा, मेल गैमेट बनाएगा एंथ्रोजॉइड, और वो बनता है एंथ्रीडेमिक स्ट्रक्चर से। इसी तरीके जाइगोट जब बनेगा, जाइगोट मल्टीपल सेल, अब मेरे पास गैमेटोफाइट है, लेकिन गैमेटोफाइट से मेल गैमेट निकलेगा, वहां से दूसरे गैमेटोफाइट से मेरे पास फीमेल गैमेट निकलेगा, वो मिलके मेरे पास बनाएंगे एक स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट सेमी पैरासिटिक क्रिएचर होता है। सर मतलब ये जो ब्रायोफाइटा का स्पोरोफाइट होता है, ये डिपेंड होता है ऑन द गैमेटोफाइट फॉर इट्स न्यूट्रिशन। अपने न्यूट्रिशन के लिए इनके ऊपर ही डिपेंड होता है। इसलिए हम लिखते हैं द स्पोरोफाइटा ब्रायोफाइट्स इज द पैरासिटिक, दैट मींस इट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम द गैमेटोफाइट। बात आई समझ। यहां पे लिखा है डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट, दैट मींस स्पोरोफाइट इज सेमी पैरासिटिक। गैमेटोफाइट जो होता है, अब यहां पे क्या होगा? द गैमेटोफाइट इज क्रिएटेड व्हेन स्पोरोफाइट सेल अंडरगोज मेयोसिस टू क्रिएट हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। अब मेरे पास एक स्पोरोफाइट बना, इस स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर्स बनेंगे, वो नीचे गिरेंगे और नया गैमेटोफाइट तैयार होगा। बात आई समझ। लेकिन यहां पे जो यंग गैमेटोफाइट्स होते हैं उनको हम प्रोटोनिमा बोलते हैं। क्लियर है? ये ब्रायोफाइटा के फीचर्स। अब मेरे पास ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको लिखेंगे इधर इंपॉर्टेंट बेटा मेरा। तो यहां पे टेरिडोफाइट्स जो होते हैं, दे आर मिड सेल पर्पस एंड आल्सो नोन एज सॉइल बाइंडर्स। सर ये अगर मैं इसको लिखूं, ये इसके इकोनॉमिकल यूजेस में आ सकते हैं। अब समझो, ये जो मेरे पास टेरिडोफाइट्स है, these are फर्स्ट टेरिस्ट्रल प्लांट्स जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू है। पहले ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू होता है। दैट मीन्स अगर मैं यहां पे बात करूं, क्या ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है? नहीं। तो कौन से ऐसे जानदार है, कौन से ऐसे प्लांट्स है प्लांट किंगडम के जो मेरे पास क्या बनाएगा, जो मेरे पास वेस्कुलर टिश्यूज वेस्कुलर सिस्टम के साथ आता है? तो पहले मेरे पास आएंगे टेरिडोफाइटा। दैट मीन्स ये एम्ब्रोफिटिक होते हैं और ये वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। अभी भी ये सीड्स प्रोड्यूस नहीं करे, इसलिए क्रिप्टोगेम्स मैंने नाम दिया। ये भी प्रेफर करते हैं कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस लाइक ब्रायोफाइटा। और इनकी प्लांट बॉडी जो है अब स्पोरोफाइट है। याद करना, ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी जो है वो गैमेटोफाइट है, लेकिन यहां पे स्पोरोफाइट है। इसमें ट्रू रूट्स होंगे, सिस्टम और लीव्स हो सकते हैं, और रूट सिस्टम जो एडवेंटिशियस रूट्स हो सकते हैं। बात समझो। लीव्स इसमें छोटे भी हो सकते हैं, जैसे सिलेजिनिला में, लार्ज जैसे फर्न्स में। अगर फर्न देखेंगे उसमें बड़े बड़े लीव्स होते हैं, लेकिन सिलेजिनिला में छोटे होते हैं। टेरिडोफाइटा मोस्टली होमोस्पोर्स होते हैं, दैट मींस सेम काइंड्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन स्लेजिनिला एंड साल्विनिया, याद रखना, ये हेटेरोस्पोरस है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स बनाती है। मोस्टली होमोस्पोरस, लेकिन यहां पे दो कंडीशन है। ये नीट में भी ये क्वेश्चन आया था और यहां पे भी हम जिक्र कर रहे हैं, तो यहां पे भी ये क्या करेगा? हेटेरोस्पोरस कंडीशन बनाएगा। अब ये स्पोर जब जर्मेट होंगे तो एक नया थैलस, प्रोथैलस बनेगा। गैमेटोफाइट के ऊपर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जिनको हम एंथ्रिडी एंड आर्चिगोनिया बोलेंगे। मेन प्लांट बॉडी कौन सी? स्पोरोफाइट। लेकिन अब पहले जब स्पोर्स आएंगे तो पहले गैमेटोफाइट के ऊपर ही मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे, जैसे एंथ्रिडिया मेल वाला, आर्चिगोनिया फीमेल वाला। सेक्स ऑर्गन्स मल्टीसेलुलर जैकेटेड होते हैं, सिसाइल, दे डोंट मूव,
ये मूव नहीं करते हैं। नॉन लोकोमोटिव, ये मूव नहीं करते। बात समझो, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट इन एग प्रेजेंट होता है, लेकिन कहां पे होगा? इन आर्चिगोनिया। दैट मीन्स यहां से एंट्रोडियम से मेल गैमेट आएगा, आर्चिगोनियम में ही वो फ्यूज होके बनाता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट यंग एम्ब्रियो प्रोड्यूस करता है मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। ये टेरिडोफाइटा के 10-15 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए जो आपको एग्जाम में लिखने ही है। आगे चलेंगे बेटा, जिम्नोस्पर्म्स। अब हमें पता है जिम्नोस्पर्म्स क्या है, यहाँ पे फिनेरियोगेम्स, दैट मींस सीड बनाता है, लेकिन यहाँ पे जो सीड बनते हैं नेकेड सीड्स। यहाँ पे जो मेरे पास जिम्नोस्पर्म्स है, यहाँ पे स्मॉल साइज, मीडियम साइज ट्रीज टू टॉल ट्रीज एंड श्रब्स हो सकते हैं। श्रब बहुत कम, याद रखना। तो रूट सिस्टम टैप रूट सिस्टम होगा। अब याद करो, ब्रायोफाइटा में रूट्स नहीं थे, ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम नहीं था, ट्रू लीव्स नहीं थे, लेकिन टेरिडोफाइटा में आ गए। जिम्नोस्पर्म्स में अब हमारे पास वहां पे एडवेंटिशियस था, टेरिडोफाइटा में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टैप रूट सिस्टम है। कुछ जनरा में फंगल एसोसिएशन होती है, जैसे हमने लिखेंगे माइकोरिजा बनाते हैं पाइनस। साइकस में कोलोराइड रूट्स होते हैं जो एसोसिएशन होती है। क्यों? नाइट्रोजन फिक्सिंग सायानोबैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक एंड एनाबीना की यहां पे मेरे पास क्या होगी? एसोसिएशन। याद रखना, साइकस में अनब्रांचड सिस्टम, ब्रांचड होगा पाइनस एंड सेड्रस में। बात समझो, साइकस अनब्रांचड होगा, ये वाली सूरत होगी, ये साइकस। अब पाइनस की ले लो, पाइनस की ऐसी होगी। बात आई समझ? साइकस हमेशा अनब्रांचड, ब्रांचड पाइनस होगा। और यहां पे सिंपल लीफ से कंपाउंड लीफ तक मेरे पास नजर आते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। साइकस में पिनेट लीव्स, और ये सालों साल रहते हैं साइकस में। और अगर मैं देखूं, मेरे पास इसकी स्टेम में स्टील पाया जाता है, वेस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन वेस्कुलर बंडल्स यहां पे पाए जाते हैं। वेसल्स में जनरली एब्सेंट इन जाइलम, वेसल्स जो है वो एब्सेंट है जाइलम में, कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन फ्लोएम। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। ये लो बेटा मेरा, वेसल्स एब्सेंट है जाइलम में, कंपेनियन सेल्स एब्सेंट है फ्लोएम में। यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ ऑकर्स इन स्टेम एंड रूट्स। तीसरा पॉइंट, जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होते हैं। अभी हमने बात की, वहां पे दो ही थे हेटेरोस्पोरस, सेलेजनिया एंड साल्विनिया। यहां पे ये प्रोड्यूस करता है स्पोरेंजिया, सॉरी हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। दैट मींस ये हेटेरोस्पोरस कंडीशन है, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स। टू टाइप्स ऑफ स्पोर जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजिया में। जो बनता है किसी के अंदर उसको हम स्पोरोफिल बोलते हैं। जो अरेंज होते हैं इन एक्सीज, ये स्ट्रोबिली बनाते हैं। दैट मीन्स अगर बनाएंगे यहां पे तो ये वाली सूरत में नजर आएगा। ये वाली सूरत, इसको स्ट्रोबिली बोले, स्ट्रोबिलस, स्ट्रोफिल। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? हाँ, सुपरली एंड एक्सिस टू फॉर्म कंपैक्ट स्ट्रोबिली। मेल स्ट्रोबिली कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। जहां पे बनेगा तो माइक्रोस्पोरोफिल मेल स्ट्रोबिली पे बनता है, माइक्रोस्पोरोफिल पे मेल माइक्रोस्पोर बनेगा। और दैट मीन माइक्रोस्पोरेंजिया। और यहाँ पे मेरे पास मेगा स्पोरोजेनेसिस अगर होगी, माइक्रोस्पोर दैट मींस पोलन ग्रेन होता है। इसी तरीके से मेगा स्पोरोफिल में ओव्यूल्स होंगे जिनको हम फीमेल स्ट्रोबिली बोलते हैं। माइक्रो मेगा स्पोरोफिल बॉर्न या तो वो सेम ट्री पे होगा। बात समझो, सेम ट्री पाइनस और डिफरेंट ट्री दैट मींस साइकस। यहां पे मेरे पास माइक्रो एंड मेगा स्पोरोफिल एक ही ट्री पे आ सकता है पाइनस, या डिफरेंट ट्री पे आ सकता है साइकस में। मेरे पास यही मेगास्पोर डेवलप करेगा फीमेल गेमेटोफाइट, और पॉलिनेशन डायरेक्टली होती है बाय एनिमोफिलस। जिम्नोस्पर्म्स डिवाइड होते हैं 3 क्लास में, साइकोप्सिडा, कॉनिफेरॉप्सिडा एंड निटॉप्सिडा। यहां तक क्लियर है? बड़ा क्वेश्चन है, अगर आप जाओगे, जब हम पढ़ते हैं इसको 2 दिन में खत्म करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको आंसर भी बता रहा हूं, डायरेक्टली आंसर्स यही है और यही आपको देखने को मिलेंगे।
एक और क्वेश्चन हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं कीमोटैक्सोनॉमी एंड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। मेरे पास डिफाइन करना पड़ेगा, डिफाइन, ये लो बेटा, इसको मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया यहाँ पे। कीमोटैक्सोनॉमी एंड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या बयान करता है? सबसे पहले न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी हेवुड ने डिफाइन किया था न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को कि as the numerical similarities between group of organisms and ordering of these groups to a higher ranking, higher taxa on the basis of their similarities। ये क्या है? दैट मीन्स यहाँ पे हम कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं, यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, मीनिंगफुल सिंथेसिस करते हैं, और उसके बाद हर किसी कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दी जाती है। कीमो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में याद रखना, एंड द रिलेशनशिप ऑर्गेनिजम्स आर न्यूमेरिकल डिटरमिन्ड यूजुअली विद द एड ऑफ अ कंप्यूटर। दैट मींस हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, और जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब को हम कंसिडर करते हैं, और हर किसी कैरेक्टर, चाहे वेजिटेटिव कैरेक्टर हो, चाहे वो सेक्सुअल कैरेक्टर हो, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर हो, सबको इक्वल वेटेज दी जाती है। कीमोटैक्सोनॉमी में अगर देखेंगे स्पेसिफिक केमिकल्स, माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहां पे इसको क्लासिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर ये कब? ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास नो एविडेंसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, तब ये हम करते हैं। दैट मीन्स हम सॉल्व करते हैं टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स, उसको हम कीमोटैक्सोनॉमी बोलते हैं। सर यहाँ पे क्या करेंगे? ऑब्टेन करते हैं एनी पार्ट ऑफ प्लांट और एनिमल, उसके सीक्वेंसेस इन डीएनए, उसके केमिकल नेचर ऑफ प्रोटीन्स, उसको यूटिलाइज करके उनकी सिमिलैरिटीज एंड रिलेशनशिप को हम देखते हैं, उसके बाद हम कीमोटैक्सोनॉमी बयान करते हैं। अब सवाल है टेरिडोफाइटा से बनता है। What is heterospory and seed habit in pteridophytes? हमने अभी बोला ये क्रिप्टोगेम्स है, हमारे पास टेरिडोफाइटा में सीड नहीं बनते, लेकिन कोई ऐसी कोशिश हो रही है जो सीड हैबिट की तरफ टेरिडोफाइटा को ले रही है, लेकिन नहीं बन रहे हैं वहां पे। उसके लिए production of two different kinds of spores by a single parent is known as heterospory, is known as heterospory। अब क्या है? हमने अभी लिखा था कि टेरिडोफाइटास मोस्टली होमोस्पोरस है, लेकिन सिलेजनिला एंड साल्विना हेटेरोस्पोर। दैट मींस दीस टू, उनमें कुछ ऐसी आदतें बन रही है जो सीड हैबिट की तरफ उनको ले रही है। वो सीड बनाने की कोशिश करे लेकिन नहीं बने, डोटी इंटीग्यूमेंट्स। अब यहां पे पहला क्वेश्चन है, मेगा स्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा? अभी हमने बोला टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर बाय सिंगल पेरेंट। यहां पे एग्जांपल आप याद करोगे, सिलेजनिला एंड साल्विनिया। यहां पे लार्जर स्पोर्स डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, मेगा गैमेटोफाइट बोलेंगे। यहां पे मेरे पास स्मॉलर स्पोर्स डेवलप होंगे, वो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। इसी तरीके से यहां पे एग्जांपल मैंने अभी बयान किया, सिलेजनिला एंड साल्विनिया आर कॉमन हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा, मैंने अभी भी जिक्र किया। अभी भी जब हमें जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइटा पढ़ रहे थे, वहां पे भी हमने देखा कि कुछ मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोर्स, बट एसएस सिलेजनिला एंड साल्विनिया आर हेटेरोस्पोरस। अब सीड हैबिट टेरिडोफाइटा में क्या है? दैट मीन्स अगर एक प्लांट पे सपोज बोलेंगे एंजियोस्पर्म प्लांट्स में फ्रूट बनता है, फ्रूट के अंदर सीड होता है, जैसे हमारे पास एप्पल है तो देख रहे हैं, तो उस सीड से अब रिटेंशन इस मेगास्पोर का, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा में इस मेगास्पोर का रिटेन होना, मेगास्पोर एंजियम प्लांट पे, पेरेंट प्लांट पे, तभी मेरे पास क्या बन सकता है? मेरे पास सीड बन सकता है, एम्ब्रियो बन सकता है, उसके बाद सीड बन सकता है। द मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोर fertilizes the female gametophyte within the microspore एंजियम। द जाइगोट आगे चल के डेवलप होगा, वो बनाएगा यंग एम्ब्रियो जो स्टिल इनसाइड होगा इन द फीमेल गैमेटोफाइट। बात समझो, सीड हैबिट क्या है? अगर टेरिडोफाइटा को मेरे पास हेटेरोस्पोरस कंडीशन आएगी तो एक प्लांट पे सीड बनेगा, तो सीड हाइब्रिड उसको बोलेंगे।
लेकिन इट्स द प्रिकर्सर टू सीड्स, यहां पे सीड नहीं, क्योंकि अगर रिटेंशन होगा फीमेल गेमेटोफाइट का तो वहां पे एम्ब्रियो विद इन द फाउंडेशन ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ, तो अगर वहां पे मेरे पास एम्ब्रियो बनेगा तो वहां पे मेरे पास एवोल्यूशन ऑफ सीड्स होगा, लेकिन टेरिडोफाइटा में नहीं हो रहा है, क्योंकि जो वहां पे मेरे पास प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जो मेरे पास इंटुगमेंट्स है वो नहीं बन रहे हैं। While pteridophytes Selagina do not form true seeds due to the lack of protective intugment, जो मैं बात कर रहा हूं इंटुगमेंट्स नहीं बन रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पे मेरे पास प्रिकर्सर टू सीड्स, अभी सीड नहीं बन रहे, दैट सीड हैबिट की कोशिश है, critical evolution steps of retaining the megaspore and developing the embryo within the parent plant structure, that is megaspore इस प्लांट पे रहेगा, वहीं पे आगे सीड बनेगा, लेकिन अभी यहाँ पे टेरिडोफाइटा में नहीं हो रहा है, तो इट्स अ प्रिकर्सर टू सीड्स। अब हमारे पास थर्ड चैप्टर है मेरे पास, फोर्थ चैप्टर है मेरे पास, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये फोर्थ चैप्टर है यहाँ पे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। बात आ रही है समझ? यहां पे भी देखेंगे कुछ, सबसे पहले हम देखेंगे डिफाइन रूट एंड डिफरेंट रीजन्स ऑफ रूट। हमें रूट देखना है, रूट क्या है? इट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, जो जमीन के नीचे ग्रो करता है, ये एब्जॉर्ब करता है वाटर, ये एब्जॉर्ब करता है मिनरल। और टिपिकल रूट अगर हम फ्रॉम टिप टू बेस देखेंगे, यहाँ पे मेरे पास द रूट कैप, रीजन ऑफ सेल डिवीजन होगा, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन होगा, और मेरे पास रीजन ऑफ मैचुरेशन होगा। तो डायग्राम में देखोगे रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक रीजन, इलॉन्गेशन रीजन, मैचुरेशन रीजन और रूट हेयर्स। तो सबसे पहले बाहर वाली थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, प्रोटेक्टिव कैप लाइक लेयर ऑफ सेल्स एट द वेरी टिप ऑफ द रूट, यहां पे मेरे पास रूट कैप है। तो पहला पार्ट प्रोटेक्ट करता है, डेलिकेट होता है सॉइल को, मिसलेज लुब्रिकेट करता है, सॉइल को पुश करता है। रीजन ऑफ डिवीजन, ये अबोव द रूट कैप मेरे पास जो रीजन होता है उसको मैं बोलता हूं रीजन ऑफ सेल डिवीजन, ये एक्टिवली डिवाइड रहता है, और ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रूट इलॉन्गेशन। बात आ रही है समझ? तीसरा पार्ट मेरे पास है इलॉन्गेशन, ये वाला हिस्सा, ये जो है ये रूट इलॉन्गेशन है, इंक्रीज इन साइज, पुशिंग द रूट फर्दर इनटू द सॉइल, यहाँ से भी सेल्स बनती है, यहाँ से भी, और ये इलॉन्गेशन वाला एरिया होता है। मैचुरेशन जोन, ये वाला हिस्सा जहाँ पे रूट हेयर्स मेरे पास पाए जाते हैं, सेल मैच्योर एंड डिफरेंशिएट्स इनटू वेरियस सेल टाइप्स, सम एपिडर्मस इन द रीजन फॉर्म फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम रूट हेयर्स बोलते हैं। मैचुरेशन जोन में ही, रीजन में ही मेरे पास रूट हेयर्स डेवलप होते हैं, जो एब्जॉर्ब करते हैं, जो इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया और एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स। अब हमारे पास क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल एंड कंपाउंड लीफ में हमें डिफरेंशिएट करना है। सिंपल एज अगर बोलेंगे, सिंपल लीव्स जो होते हैं, ये मैं यहां पे लीफ बनाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ऐसे लीफ बनाया, ये सिंपल लीफ है, ये सिंपल लीफ है। क्या लिखेंगे? सिंपल लीव्स आर द कॉमन लीफ स्ट्रक्चर्स इन प्लांट्स, दैट मीन्स यहां पे कोई अनडिवाइडेड सिंगल लैमिना है, पूरा एक ही, कटा हुआ नहीं है, इंसिजन नहीं है। They lack additional leaflets or subdivisions, वही मैंने बोला, एक कंप्लीट एंटायर लीफ जो होता है वो सिंपल लीफ होता है। ये कैप्चर करते हैं मैक्सिमम सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए। ओक में ट्रीज, रोजेस, मैपल ट्री, एप्पल ट्री में यहाँ पे मेरे पास ऐसा लीफ मिलने को पाया जाता है। और कंपाउंड लीफ की बात करें, कंपाउंड लीफ में मैं ऐसे अगर बना लूं, इसके बहुत सारे, या हम देखते हैं मैपल लीफ, तो उसके ऐसे इंसिजन्स है, या हम क्या करेंगे, इंसिजन्स नीचे तक है, अप टू द मिड रिब। When the incisions are up to the mid rib, they are considered as compound, multiple leaflets होंगे। It is the common stalk, मल्टीपल लीफलेट्स होंगे, तो उसको कंपाउंड लीफ बोलते हैं। उस कंपाउंड कॉमन लीफ को क्या बोलेंगे? पीथियोल बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर डायग्राम हमारे पास होगी तो आगे चलेंगे, तो यहाँ पे
लीफलेट्स होंगे, या दैट मीन्स हर किसी एक डंडी होगी उस पे छोटे छोटे लीफलेट्स होते, तो उस वाले लीफ को हम क्या बोलेंगे, उसको हम कंपाउंड लीफ बोलते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन फाइलोटैक्सी एंड स्टेप्स। फाइलोटैक्सी क्या है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन प्लांट स्टेम। इस प्लांट पे अरेंजमेंट ऑफ लीव्स को हम फाइलोटैक्सी बोलते हैं। यहां पे अल्टरनेट सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड। ये लो बेटा, ये नोड है, यहां पे लीफ आया, यहां पे लीफ आया, यहां पे लीफ आया, यहां पे लीफ आया। दैट मीन्स हर नोड से मेरे पास एक लीफ अराइज होता है, उसको मैं अल्टरनेट बोलता हूं। सनफ्लावर, मस्टर्ड, एल्स्टोनिया। सर दूसरा अपोजिट, ये लो दूसरी डायग्राम। अपोजिट में हर नोड से मेरे पास दो लीव्स इमर्ज होते हैं, डेवलप होते हैं। टू लीव्स आर अटैच्ड एट ईच नोड। हर किसी नोड पे दो लीव्स अटैच है, तो एग्जांपल गुआवा एंड कैलोट्रोपिस। तीसरा मेरे पास वर्लिड, तीसरा मेरे पास वर्लिड है, यानी ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन। एक नोड पे 3 or more leaves grow from a single node। ये एक वर्ल बनाते हैं, चक्कर बनाते हैं। एग्जाम्पल एल्स्टोनिया। आ जाओ, डिफाइन वेनेशन एंड स्टेप्स। वेनेशन क्या है? यानी द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन द लीफ और द लैमिना। एक लीफ पे अरेंजमेंट किनका? वेन्स का, तो उसको हम बोलते हैं वेनेशन। The arrangement of veins and veinlets on the lamina of the leaf is known as venation। अब इसके टाइप्स पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेट। ज्यादा डीप नहीं जाना है हमें, तो यहां पे अगर देखोगे, यहां पे ये वाला चरा, ये रेटिकुलेट है, नेट लाइक स्ट्रक्चर बना है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना है, तो इस वाले को मैं रेटिकुलेट बोलूंगा। हाँ, रेटिकुलेट व्हेन वेन्स आर अरेंज्ड लाइक ए नेटवर्क। मैंगो, गुआवा, ठीक है ना। इसी तरह पैरेलल वेनेशन, यहां पे देखोगे, यहां पे देखोगे बनाना में, तो यहां पे ग्रासेस में हमारे पास ग्रास होता है, सैनोडाक्टाइलॉन आप, तो यहां पे मेरे पास पैरेलल वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर। एग्जांपल लीव्स ऑफ बनाना एंड बनाना ग्रास वगैरह वगैरह। यहां पे मेरे पास ये बन गया वेनेशन एंड इट स्टेप्स। आगे चलेंगे, प्लेसेंटेशन एंड इट स्टेप्स। अब मुझे बोलो प्लेसेंटेशन क्या बोलूं मैं? अगर मेरे पास अरेंजमेंट करना है किनका? ओव्यूल्स का विद इन द ओवरी। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी किस पे? प्लेसेंटा पे, तो उसको हम प्लेसेंटेशन बोलते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। तो टाइप्स में क्या? मार्जिनल प्लेसेंटेशन, हाँ, एक्साइल प्लेसेंटेशन, पैरिटल प्लेसेंटेशन। यहां पे देख लो, फ्री सेंट्रल, बेसल। तो मेरे पास एक्साइल प्लेसेंटेशन देखो, मेरे पास मार्जिनल प्लस मार्जिन पे है, पी में, पेरिटल में है, हाँ, कोई सेप्टम नहीं है, यहां पे सेप्टम है। एक्साइल प्लेसेंटेशन में बीच में सेप्टम है, मार्जिन में साइड में। पेरिटल प्लेसेंटेशन में कहीं पे भी नहीं है फॉल सेप्टम, सेप्टम है ही नहीं, तो यहां पे ऐसी। फ्री सेंट्रल में और बेसल में एग्जाम्पल साथ साथ दी गई है, जो आप देख सकते हो। आगे चलेंगे बेटा, इनफ्लोरेसेंस एंड स्टेप्स। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। तो ये दो टाइप की है, रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस एंड साइमोस। रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस में क्या है? रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस में ये वाली ब्रांच है, ये कंटिन्यूअस ग्रो करती है। देयर इज ए इनडेफिनिट ग्रोथ ऑफ द मेन एक्सिस। दैट मींस ये वाली, अगर मैं यहां पे डायग्राम बनाऊं आपको, अगर मैं डायग्राम बना लूं यहां पे, दैट मीन्स यहां पे तो फ्लावर्स आएंगे। इस वाली यहां पे फ्लावर आ गया, यहां पे फ्लावर आ गया, यहां पे फ्लावर आ गया, यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, लेकिन जो मेन एक्सिस है वहां पे फ्लावर नहीं आया, तो उस वाली को इनफ्लोरेंस को रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस बोलेंगे। देयर इज indefinite growth of the main axis, it does not terminate into flower।
तो उस वाले को हम नाम देंगे बेटा कौन सी, रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस, एग्जांपल गुलमोहर। इसके अलावा यहां पे ओल्डर लीव्स जो होंगे, जो यहां पे वो ओल्डर लीव्स एट द बेस, यानी बड़े बड़े लीव्स बेस पे, फिर छोटे फिर छोटे फिर छोटे। इसी तरीके से साइमोस इनफ्लोरेसेंस में आप देख सकते हो द मेन एक्सिस इज टर्मिनेटेड बाय द फॉर्मेशन बाय द प्रोडक्शन ऑफ द फ्लावर, द फ्लोरल एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर एंड हेंस हैज अ डेफिनिट ग्रोथ। अब यहां पे लेटरल बर्ड कंटिन्यू करेंगे, फ्लावर्स एंड बेसिपिटल, वहां पे एक्रोपिटल में यहां पे बेसिपिटल, दैट मींस टॉप पे बड़े फ्लावर्स होंगे और यहां पे छोटे छोटे फ्लावर्स नीचे नीचे आएंगे, दैट मींस ओल्डर फ्लावर्स एट एपेक्स एंड यंगर फ्लावर्स एट द बेलो एट द बेस। अब हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। They include radially symmetrical flowers, वहां पे bilateral symmetrical flowers. It is a basal character of angiosperms, ये derived character है. Two identical sections are obtained. That means अगर मैं किसी फूल को काटूं, ये वाला हिस्सा बिल्कुल इस वाले हिस्से के बराबर होगा। Two identical sections are obtained only in a single. यहां अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे करेंगे, ये मान के चलो ये फ्लावर है, इसको मैं यहां से काटूं दो इक्वल हिस्से में, यहां से काटूं दो इक्वल हिस्से में, यहां से काटूं दो इक्वल में, यहां से काटूं, किसी भी प्लेन से काटूं, तो यहां पे मेरे पास दो आइडेंटिकल सेक्शंस देखने को मिलेंगे। लेकिन यहां पे खाली ये वाला एक सेक्शन होगा, तो यहां से खाली एक सिंगल वर्टिकल प्लेन से आइडेंटिकल सेक्शन निकलेंगे। फ्लोरल पार्ट्स आर इक्वल इन साइज, यहां पे अनयूजुअली अनइक्वल इन साइज होता है। दे आर टर्म्ड एज रेगुलर फ्लावर्स, इनको इरेगुलर फ्लावर्स बोलते हैं। यहाँ पे मस्टर्ड चिली एग्जांपल, यहाँ पे पी कैसे बी मेरे पास एग्जांपल। अब हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गांठ बांध लो बेटा, ये मेरे पास आने ही आने वाला है। यहाँ पे फीचर्स ऑफ सोलेनेसी, साइलेंट फीचर्स ऑफ फैमिली सोलेनेसी हमको देखना है, और यहां से क्वेश्चन भी इसके फ्लोरल डायग्राम से बन सकता है, इसकी फ्लोरल फार्मूला से बन सकती है, ये आपको दिमाग में बिठानी है। मोस्टली ये क्या होंगे, हर्ब्स, श्रब्स या स्मॉलर ट्रीज। स्टेम हर्बेशियस होगा, एरियल होगा, इरेक्ट होगा, सिलेंड्रिकल होगा। मेरे पास सॉलिड, हेयरी एंड अंडरग्राउंड इन पैटेटोस्टेम होता है। लीव्स अल्टरनेट, सिंपल, रेयरली पिनेटली कंपाउंड, एक्सप्लिवेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन इनमें प्रेजेंट होगी। इसके अलावा साइमोस इनफ्लोरेसेंस यहां पे पाई जाएगी। फ्लावर ब्रैक्टिएट, पेडिसिलेट, बाइसेक्चुअल, एक्टोमॉर्फिक, पेंटामेरस एंड हाइपोगाइनस होगा। कैलेक्स 5 होंगे, गेमो फ्यूज्ड होंगे, पर्सन होंगे, करोला पेटल्स 5 होंगे, फ्यूज्ड होंगे, ट्यूबुलर, रेयरली कभी फनल शेप्ड होते हैं। एंड्रोशियम भी बेटा मेरा 5 होंगे, एपिपेटलस अल्टरनेट होंगे। इसके अलावा गाइनोशियम बाइकार्पुलरी, सिनकार्पस, ओवरी सुपीरियर, एक्साइल प्लेसेंटेशन, स्वोलन प्लेसेंटा, ओब्लिक सेप्टम होता है। फ्रूट अगर बात करेंगे बेरियर, कैप्सूल और सीड एंडोस्पर्मिक होता है। ये मान के चलो यहां पे लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट, ये इसकी फ्लोरल फार्मूला है, ये आपको याद करनी है। आगे चलेंगे, चैप्टर 5 मेरे पास आएगा कौन सा, चैप्टर 4 मेरे पास आएगा कौन सा, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है कि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है क्या। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम स्पेशलाइज्ड टिश्यूज प्लांट में होते हैं, दे आर रिस्पांसिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो यहां पे टाइप्स अगर इसके देखेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यू इन प्लांट्स, दैट मींस जाइलम एंड फ्लोएम। तो टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स वो जाइलम है, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए मेरे पास फ्लोएम है। और यहां पे मेरे पास जो फूड मेनली शुगर होता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो बनता है लीव से टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, तो पहुंचाने का काम किसको है, फ्लोएम को ही है। आगे चलेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट सिस्टम। सर यहाँ पे वेस्कुलर बंडल जो होते हैं क्लोज्ड एंड स्कैटर्ड होते हैं, यहाँ पे ओपन और अरेंज्ड रिंग लाइक मैनर यहाँ पे स्कैटर्ड है।
हाँ ओपन है, वेस्कुलर बंडल्स क्लोज्ड, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे स्कैटर्ड, यहाँ पे रिंग लाइक मैनर। ग्राउंड टिश्यूज नॉन डिफरेंशिएटेड, यहाँ पे डिफरेंशिएट है किसमें, कॉर्टेक्स में, एंडोस्पर्म और पित्त में। यहाँ पे मेरे पास प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रोटोजाइलम एब्सेंट है। ये एक इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है बेटा, तो ये 5 मार्क वाला क्वेश्चन है, ये 5 मार्क वाला क्वेश्चन है। ड्रा ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ डाइकॉट रूट। सर डाइकॉट रूट यहाँ पे बन के है, इसकी वेल लेबल्ड डायग्राम बनानी है और उसको आगे चल के इसको देखना भी है, डिफाइन भी करना है हर एक पार्ट को। द वेरियस पार्ट्स ऑफ डाइकॉट रूट आर एज, मेरे पास सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, एपिडर्मिस और इपिबिलमा, एपिडर्मिस और इपिबिलमा, ये आउटरमोस्ट लेयर होती है सेल्स की, विच में है रूट हेयर्स फॉर एब्जॉर्प्शन। आप देख सकते हो यहाँ पे ये बाहर वाली लेयर है, इसके यहाँ पे रूट हेयर्स प्रेजेंट है। कॉर्टेक्स दूसरी लेयर है, कॉर्टेक्स यहाँ पे बन के है, ये दूसरी लेयर है। तो थिक लेयर ऑफ लूजली अरेंज्ड पैरेन्काइमा सेल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर मेरे पास एक और है एंडोडर्मिस, इट इज सिंगल इनर मोस्ट लेयर, ये सिंगल इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की, जहां पे मेरे पास ये जो सेल्स होती है बैरल शेप्ड होती है, ये जो सेल्स है ये बैरल शेप्ड होती है, ये जो सेल्स है ये बैरल शेप्ड होती है। ये रेगुलेट करते हैं फ्लो ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी ये वाले एपिडर्मल सेल्स 2 लेयर होती है, बैरल शेप्ड होती है, ये फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल्स को चेक करती है। इसके अंदर मेरे पास पेरिसाइकिल यहां पे है, पेरिसाइकिल यहां पे है, तो लेयर ऑफ जस्ट इनसाइड एंडोडर्मिस व्हाइल लेटरल रूट्स ऑरिजिनेट, यहां से पेरिसाइकिल से लेटरल रूट्स ऑरिजिनेट होते, ये आपको दिमाग में बिठाना है। और यहाँ पे वेस्कुलर सेंट्रल रीजन कंटेन द वेस्कुलर टिश्यूज ऑफ सेंट्रल रीजन, ये मेरे पास फ्लोएम और ये मेरे पास जाइलम को बयान करता है। बीच का सन से अंदर वाला पार्ट, उसको बीच सेंट्रल पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पित्त बोलते हैं। रीजन ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स वे बी स्मॉल और एब्सेंट डाइकॉट्स, स्मॉल हो सकता है या एब्सेंट हो सकता है, जाइलम फ्लोएम हमको पता है। तो आगे चलेंगे, ड्रा वेल डायग्राम ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेल लेबल्ड डायग्राम, डायग्राम ऑफ किसका बेटा, मेरे पास डॉर्सिवेंट्रल लीफ, दैट मींस डाइकॉट लीफ को आपको समझना है, इसकी भी वेल लेबल्ड डायग्राम बनानी है और आगे चल के इसकी हमें सारी यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास वो हमें पेपर में लिखनी है। याद रखिए ये सारा आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे इसके PDF मिल जाएंगे, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। डाइकॉट लीफ मेरे पास डॉर्सिवेंट्रल स्ट्रक्चर बयान करता है, दैट मीन्स इसके 2 सरफेस अपर एंड लोअर, अपर सरफेस इज कॉल्ड एज एडैक्शियल सरफेस, इसका मैं हाथ को मैं ऐसे करूं, अपर सरफेस नोन एज एडैक्शियल, लोअर सरफेस इज नोन एज एबैक्शियल। The two surfaces different from each, अब बात समझो, ये सरफेस क्या इस सरफेस जैसी है, नहीं, ये अलग है, ये अलग है। एडैक्शियल एंड एबैक्शियल ये डिफरेंट है, इसलिए इसको डॉर्सिवेंट्रल लीफ बोलते हैं। दे अपीयर टू अपीयरेंस और स्ट्रक्चर में ये डिफर है, डिफरेंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको डॉर्सिवेंट्रल लीफ बोलते हैं। अगर डॉर्सिवेंट्रल लीफ बोलेंगे, द ब्रॉडली डॉर्सिवेंट्रल डाइकॉट लीफ में मेरे पास सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, उसके बाद मेसोफिल, उसके बाद वेस्कुलर सिस्टम हम देखते हैं। तो एडैक्शियल एंड एबैक्शियल, एडैक्शियल ऊपर वाली लेयर, नीचे वाली लेयर एबैक्शियल होती है। अब एपिडर्मिस जो है वो दोनों साइड में, यहां से भी एपिडर्मिस, यहां से भी एपिडर्मिस है। द एपिडर्मिस प्रेजेंट ऑन बोथ द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ लीफ विथिन क्यूटिकल, को वैक्सी लेयर हो सकती है क्यूटिकल की, जो प्रोटेक्ट करती है प्लांट्स अगेंस्ट मैकेनिकल एंड फिजिकल इंजरीज। इसके अलावा आगे चलेंगे, अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान मेरे पास मेसोफिल सेल्स होंगे और ये पैरेन्काइमेटस सेल्स का बनना है। इसके अंदर मेरे पास क्लोरोप्लास्ट होगा जो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस करेगा। सर मेरे पास
अब यहाँ पे एडैक्सियल एपिडर्मिस के बाद मेसोफिल सेल्स होंगे। यहाँ पे इसके अंदर मेरे पास क्या होंगे, मेरे पास स्टोमेटा क्लोरोप्लास्ट होंगे जो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस करेंगे। मेसोफिल सेल दो किस्म के होते हैं, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एंड पैलिसेड पैरेन्काइमा। ये लो बेटा मेरा, यहाँ पे मेसोफिल पैलिसेड और यहाँ पे मेरे पास स्पॉन्ज जो लूजली अरेंज्ड है, ये स्पॉन्जी है जो ऐसे टाइटली अरेंज्ड है, उनको पैलिसेड मेसोफिल बोलते हैं। पैलिसेड पैरेन्काइमा अपर सरफेस में होगा, एडैक्सियल सरफेस में होगा, और मेरे पास इलॉन्गेटेड सेल्स होंगे, लॉन्ग सेल्स होते हैं, पैरेलल अरेंजमेंट होता है। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एक्सटेंड होता है लोअर एपिडर्मिस तक, और ये बने हैं मेरे पास लूज राउंड शेप्ड लूजली अरेंज्ड सेल्स के। देखो फिर से यहाँ पे ये पैलिसेड वाले सेल्स है, लॉन्ग है, इलांगेटेड, ये जो मैंने राउंड राउंड बनाए ये मेरे पास स्पॉन्जी मेसोफिल है। इसके अलावा यहाँ पे स्पेसिस कैविटीज इनमें मौजूद है स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स में, तो उनको हम उन खाली स्पेस को एयर कैविटीज बोलते हैं। एडैक्सियल सरफेस जो होती है, एडैक्सियल सरफेस में कम स्टोमेटा होते हैं एज कंपेयर टू एबैक्सियल। दैट मीन्स जो ऊपर वाली लेयर प्लांट के ऊपर वाली सरफेस, इसमें कम स्टोमेटा होते हैं एज कंपेयर टू एबैक्सियल सरफेस। और यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो मेनली फाउंड मिडरिब वेन्स और मिडरिब रीजन में। मेरे पास वेस्कुलर बंडल जो होता है वो कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ पैरेन्काइमा। तो अब हम जाएंगे सीधे अपने टॉपिक पे, एक और यूनिट जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब यहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है बेटा, और यहां से हमने कोशिश की है जो भी जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम यहां से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये लो बेटा मेरा, ये इंपॉर्टेंट है। फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। पहले समझो फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है। सर फॉस्फोराइलेशन मतलब ऐसी प्रोसेस जहां पे यूटिलाइज करते हैं, यूटिलाइजिंग फोटो से लाइट एनर्जी, वो कन्वर्ट करती है एडीपी को इनटू एटीपी। बात समझो, यहां पे फॉस्फोराइलेशन या फोटोफॉस्फोराइलेशन में एडीपी को कन्वर्ट करना है इनटू एटीपी बाय यूजिंग द सोलर एनर्जी, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। तो यहां पे जो ये फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल बनता है, ये बनता है जब हम एडीपी को, ये लो बेटा, एडीपी को ऐड करते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये बनाएगा बेटा मेरा एटीपी। लेकिन यहां पे क्या लगेगी, लाइट एनर्जी लगेगी। तो ये मेरे पास दो किस्म की है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड एक्सप्लेन डिटेल साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब समझो साइक्लिक में क्या है। अब ये लाइट आई, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन क्या जो है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे मेरे पास लाइट पड़ेगी, यहां से मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, ये चलते रहेंगे इसमें, और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आगे चल के मेरे पास यही इलेक्ट्रॉन्स वापस आते हैं, तो उसको हम साइक्लिक। अब यहां देखो, process that results in the movement of electrons in a cyclic way to synthesize the ATP molecule in this process, प्लांट सेल कन्वर्ट करती है ADP को इनटू ATP, तो ये साइक्लिक है। और यहां पे इस्तेमाल होगा फोटो सिस्टम फर्स्ट, और जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है ये होता है P700। तो यहाँ पे ये फोटो सिस्टम फर्स्ट इस्तेमाल करके मेरे पास साइक्लिक बनेगा। लेकिन नॉन साइक्लिक में मेरे पास दोनों सिस्टम चलते हैं, इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट भी काम आएगा, इसमें फोटो सिस्टम सेकंड भी काम आएगा। तो नॉन साइक्लिक में मेरे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ये वापस नहीं आएंगे, लेकिन साइक्लिक में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे, जो निकले हैं वही वापस आते हैं, लेकिन नॉन साइक्लिक में वापस नहीं आएंगे। यहाँ पे भी एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा, एनर्जी इस्तेमाल होगी। यहां पे भी सूरज की रोशनी पड़ी, ये P680 पे, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो यहां से इलेक्ट्रॉन कैरियर से पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर, यहां पे एनर्जी बनेगी,
ठीक है, एसिमिलेटरी कंपाउंड बनेगा। लेकिन इसको देने वाला यहां से पानी ब्रेक होता है, जिसको फोटोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ाया है, तो यहाँ पे वाटर से इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स इसको आए, क्या वो अपने आए? नहीं आए। तो यहाँ पे जो फोटो सिस्टम 2 स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे P700 इस्तेमाल होता है। दैट मीन्स फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड बोथ आर हियर यूज्ड इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जहां पे ATP और NADPH2 बनता है। आगे चलेंगे, C3 साइकिल इन डिटेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ कैल्विन्स पाथवे, ये फोर्टस्निक प्लांट्स में होता है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हम इसके 3 स्टेप्स बात करेंगे, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रिजनरेशन ऑफ RuBP। तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिया हमने। पहला स्टेज कार्बन फिक्सेशन, जिसको हम कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन। तो एंजाइम लगेगा रुबिस्को। तो यहां पे मेरे पास क्या होगा सर? इट इज द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। इट इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम RuBP कार्बोक्सिलेज या रुबिस्को। तो यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 3PGA बनेगा। लेकिन कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे अगर तीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे जो RuBBC कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस रुबिस्को इज आल्सो ऑक्सीजनेस एक्टिविटी। ये रुबिस्को जो है, ये दुनिया का ऐसा वाहिद एंजाइम है जिसकी एफिनिटी अगर कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ ज्यादा होगी तो ये क्या करेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा। अगर इसकी एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन होगी तो ये यहाँ पे एज एन ऑक्सीजनेस काम करेगा, क्योंकि इसका नाम ही है RuBP कार्बोक्सिलेज राइबोलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। अगर ज्यादा ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन की तरफ काम करेगा, कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ काम करेगा। दूसरा पॉइंट, स्टेज सेकंड मेरे पास रिडक्शन है। तो रिडक्शन में सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन जो करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा? ग्लूकोज। लेकिन रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए मेरे को RuBP की फिर से जरूरत है। तो फॉर द अनरिवर्सिबल कंटिन्यूअस साइकिल द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RuBP फिर से प्रोड्यूस होगा, फिर से फॉर्म होगा, रिजनरेट होगा। तो उसके लिए 1 ATP मॉलिक्यूल रिक्वायर्स 1 ATP मॉलिक्यूल टू RuBP। यहाँ पे मेरे पास एक ATP मॉलिक्यूल खत्म हो जाता है। डिस्क्राइब द फोटो रेस्पिरेशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटो रेस्पिरेशन, अभी मैंने बात की रुबिस्को का काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना। लेकिन इफ द एफिनिटी ऑफ रुबिस्को इज टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, देन इट विल बी हार्ड फॉर द रुबिस्को टू कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड, सो इट गोज विथ ऑक्सीजन। अब देखो, रेस्पिरेशन विच ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोप्लास्ट, इसको हम फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। टू अंडरस्टैंड फोटो रेस्पिरेशन हमको थोड़ा बहुत किसी चीज पे जाना है। हमको देखना है कैल्विन साइकिल में जब RuBP के साथ कंबाइन्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फो। अभी मैंने बात की, अभी तो यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम RuBP के साथ मिलके रुबिस्को के एंजाइम 3 फॉस्फोग्लिसरॉल एसिड बनाए, 2 मॉलिक्यूल्स है। लेकिन रुबिस्को जो मोस्ट एबंडेंट, अभी बात की, मोस्ट एबंडेंट एंजाइम दुनिया में है, इसका कैरेक्टर क्या है? इनफैक्ट इट्स द एक्टिव साइट दैट कैन बाइंड टू बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, हैंस द नेम रुबिस्को। अभी मैंने बोला, ये मान के चलो ये एंजाइम है, ये या तो फिक्स करेगा ऑक्सीजन के साथ तो फोटो रेस्पिरेशन होगी, शोइंग मोर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ फिक्सेशन करेगा, एफिनिटी शो करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगा। लेकिन यहां पे अगर रुबिस्को एफिनिटी शो करता है, ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ होता है, लेकिन कभी कभी इसका क्या होता है, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी ऑक्सीजन की तो ये एफिनिटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन दिखाता है। अब C3 प्लांट्स में सम ऑक्सीजन does bind to रुबिस्को एंड हेंस कार्बन डाइऑक्साइड। मेरे पास क्या होगा? C3 प्लांट्स में अब ऑक्सीजन बाइंड हुआ, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रिड्यूस हो सकती है। तो इंस्टेड ऑफ, अगर मेरे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA बनता था, अब मेरे पास एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोसिलेट बनता है एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है। उस वाली प्रोसेस को फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं।
आगे चलेंगे, रेस्पिरेशन का यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और इसमें भी 2-3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको डिफाइन करके जाना है, जो हमको पढ़ के जाना है। डिफाइन ग्लाइकोलिसिस इन डिटेल। सबसे पहले हमको ग्लाइकोलिसिस देखना है। सर ये क्या है? ऐसी प्रोसेस, अब फोटोसिंथेसिस में हमने खाना बनाया, ग्लूकोज बनाया, उसको तोड़ना है, एनर्जी निकालनी है, तो क्या डायरेक्टली बनती है? डायरेक्टली नहीं बनती है। इसके लिए हमको कुछ पहले इसको किसी और चीज में तोड़ना है। ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी, इट प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, एटीपी एंड एडिशन वाटर। द प्रोसेस ये जो होती है ये साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होती है और यहाँ पे याद रखना ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास। साइटोप्लाज्म में सेल के काम हो रहा है, पहले 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनेगा। अब ग्लाइकोलिसिस जो है इट इज अ प्राइमरी सिस्टर ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ये हर किसी जानदार में होती है। और ग्लाइकोलिसिस के बाद ही क्रिब्स साइकिल होता है और आगे चल के हमारे पास एनर्जी निकलती है। तो सेल्स मेक स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एटीपी एज ग्लाइकोलिसिस फॉलोड बाय फर्मेंटेशन। अब इसकी जो हम पाथवे है उसको हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि एमिडन मियारॉफ एंड पार्नस ने ये वाली सूरत हमारे पास पैदा की थी, उसने वो दिया था और उसने ग्लाइकोलिसिस दिया था। अब ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ऑलमोस्ट 10 स्टेप्स है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले 10 स्टेप्स, ग्लूकोज मेरे पास एंजाइम लगा, ग्लूकोकाइनेस, एटीपी इस्तेमाल हुआ, एटीपी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रैक्टोज से 1,6 बिस फॉस्फेट। यहाँ पे 2 चीजें बनती है, डाइहाइड्रोक्स एस्टोन फॉस्फेट और ग्लाइसराइड 3 फॉस्फेट, और ये आपस में आइसोमेरेज करते हैं। आइसो ये कन्वर्टेबल है, तो मेरे पास ये वाला बन गया ग्लाइसराइड 3 फॉस्फेट। यहाँ पे मेरे पास 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट बनेगा और यहाँ पे मेरे पास 3 फॉस्फोग्लाइसरेट बनेगा। एंजाइम म्यूटेस लग के 2 फॉस्फोग्लाइसरेट बनेगा। यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे पायरुवेट काइनेस से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट और पायरुविक एसिड बनता है। ये ऑलमोस्ट 10 स्टेप्स यहाँ पे लगते हैं, जहाँ पे मैंने 2 एटीपी से 2 एटीपी बनाए। यहाँ पे मैंने एटीपी खारिज किया, यहाँ पे मैंने 1 एटीपी खारिज किया, यहाँ पे 1 एटीपी खारिज किया, हो गए 2। यहाँ पे 2 एटीपी बन गए, यहाँ पे 2 एटीपी बन गए, टोटल 4 एटीपी बनते हैं। लेकिन खारिज होते हैं 2 एटीपी, तो बचता है यहाँ पे बेटा मेरा 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। इनके साथ ग्लाइकोलिसिस प्रोड्यूस होते हैं। तो आगे चलेंगे बेटा, डिस्क्राइब वेरियस सब क्रिब्स साइकिल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क वाला क्वेश्चन है ये। अब क्रिब्स साइकिल हमें पता है, साइटोप्लाज्म में हमारे पास ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लाइकोलिसिस फॉलोड बाय क्रिब्स साइकिल, ये साइट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये कहाँ पे होगा? इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड कोएंजाइम बनाता है और आगे चल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में काम आता है। इसके स्टेप्स 8 स्टेप्स क्रिब्स साइकिल में, क्रिब्स साइकिल में भी 8 स्टेप्स है, वो हम इधर देखेंगे। सर हमारे पास सारा काम कहां पे हो रहा था? सारा काम हो रहा था साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस। अब मेरे पास एसिटाइल कोएंजाइम में है, अब कहां जा रहा है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक है। तो सबसे पहले साइट्रेट बनेगा, साइट्रेट से क्या बनाऊंगा? आइसोसाइट्रेट, आइसोसाइट्रेट से क्या बनाऊंगा? अल्फा कीटोग्लिटरेट, उससे क्या बनाऊंगा? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से यहाँ पे मेरे पास एटीपी बन गया और यहाँ पे सक्सिनेट, सक्सिनेट से फ्यूमेरेट, फ्यूमेरेट से मेलेट, मेलेट से ऑक्सलो एस्टेट से वापस साइट्रेट, और ये साइकिल चलता रहेगा, ये 8 स्टेप चलते रहेंगे। आगे चल के पढ़ेंगे एक और क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसका हमारे पास एक शॉर्ट नोट में आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट नोट में आ सकता है। इसकी मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन यहां पे बनाई। पहले डिफिनीशन ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है जो जनरेट करती है एटीपी थ्रू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन कैरियर्स NADP FADH2 टू ऑक्सीजन। अब
फॉस्फोराइलेशन क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यहाँ ये कहाँ पे होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोलते हैं। अब स्टेप्स क्या है इसमें, स्टेप्स देखो हमारे पास, हमको यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोड्यूस करना है। जब ग्रेडियंट प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से ये पास होंगे इस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से, और यहां पे मेरे पास एडीपी मिल जाएगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ और बनाएगा एटीपी। आई बात समझ में। अब शॉर्ट नोट ऑन रेस्पिरेटरी पाथवेज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस हमने यहां पे डिस्कस किए बेटा आज, ये सारे अकॉर्डिंग टू जेके बोस के 11th पेपर के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी पाथवेज एज एम्फीबोलिक पाथवे, शॉर्ट नोट इसका क्या, रेस्पिरेटरी पाथवे एम्फीबोलिक पाथवे है, द रेस्पिरेटरी पाथवे इज एन एम्फीबोलिक पाथवे। ये रेस्पिरेशन इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ये हमको पता है। ऑर्गन सबस्ट्रेट जो यूज होते हैं उनको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं, यही ब्रोक डाउन होते हैं इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, तभी एनर्जी निकलेगी। प्रोवाइड बाय कार्बन स्केलेटन्स for synthesis of other organic substances such as carbohydrates, proteins, fats, nucleic acids। यही same respiratory process acts as a catabolic pathway। पहले बनाना है कुछ मैं पहले बना रहा हूं, उसके बाद उसको तोड़ रहा हूं ताकि मेरे को एनर्जी निकले। respiratory substrate also acts as anabolic pathway for synthesis of various intermediates। the respiratory pathway therefore acts as both, ऐसी pathway जो both respiratory as well as जो as a catabolic as well as एनाबोलिक काम करती है, तो उसको हम एम्फीबोलिक पाथवे बोलते हैं। अब लास्ट वाला यूनिट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें से कुछ क्वेश्चंस है जो हमको डिस्कस करने हैं, और इससे हमारा ये आज का जो इतना बड़ा सेशन था, चाहे 2 घंटे का 2.5 घंटे का, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो अकॉर्डिंग टू 11th क्लास के बॉटनी के जेके बोस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या है प्लांट में, उनके फिजियोलॉजिकल रोल। सर ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो प्लांट की ग्रोथ को, जो दूसरे बाकी प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है, उनको हम प्लांट रेगुलेटर्स बोलते हैं, या उनको हम फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं, उनको हम प्लांट हार्मोन्स बोलते हैं, रेगुलेटर्स। अब यहां पे मेरे पास ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, ये मेरे पास क्या है, प्लांट हार्मोन्स है। कुछ का इनहिबिटरी प्रोसेस है, कुछ का रेगुलेटरी प्रोसेस है। कोई इनहिबिट करता है प्रोसेस को, कोई एनहांस करता है प्रोसेस को। तो ऑक्सिन मेरे पास एक्सप्लेन करना है, हम करेंगे ऑक्सिन को, जिबरलिन को और इथाइलिन को। इंपॉर्टेंट है ऑक्सिन क्या है, नेचुरली ऑकरिंग एंड आर्टिफिशियली हम सिंथेसाइज कर सकते हैं ऑक्सिन को, और ये अहम रोल अदा करते हैं इन द रेगुलेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ। इनिशियली ये आइसोलेट किया गया ह्यूमन यूरिन से, इसके अलावा इसका लफ्जी माने इंक्रीज है, ये सेल डिवीजन करते हैं, ये डिफरेंशिएशन करते हैं, ये इलांगेशन करते हैं। चार्ल्स डार्विन उसका बेटा जब वो फोटोट्रॉपिज्म पढ़ रहे थे, दैट इज बेंडिंग लाइट, बेंडिंग ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स द लाइट, तो उन्होंने सिरोप्टाइला कैनरी ग्रास को देख के देखा कि कोई ऐसी चीज है जो क्या करती है, जो रेस्पॉन्ड करती है और जिसकी वजह से बेंडिंग होती है, नॉट एट द टिप ऑफ द कैनरी, सिरोप्टाइल उसके नीचे से थोड़ा सा, जिसकी वजह से बेंड हो रहा है टुवर्ड्स द लाइट। और जब ये रेस्पॉन्स बेंड टुवर्ड्स द लाइट है, तो उसकी वजह से उन्होंने बोला कि इसको, फ्रिट्ज ने लेटर आइसोलेट किया, इसको बोला उस सब्सटेंस को ऑक्सिन। सबसे पहले कहा, और चार्ल्स डार्विन, उसके बेटे फ्रांसिस डार्विन, जब वो फोटो पीरियोडिज्म पढ़ रहे थे, तो वहां पे उन्हें बेंडिंग ऑफ सिलोप्टेरा कैनरी ग्रास देखा, दैट मींस समथिंग इज प्रोड्यूस्ड एट द टिप व्हिच गेट्स ट्रांसमिट डाउनवर्ड्स, और जिसकी वजह से ये बेंडिंग होती है। तो इसको उन्होंने ऑक्सिन बोला, आगे चलकर फ्रिट्ज ने। तो अब ओट सीडलिंग में उसने देखा था, ओट सीटोप्लाइट में फिजियोलॉजिकल रोल में सेल इलांगेशन, ये इलांगेशन करता है शूट्स में, ये मेरे पास प्लास्टिसिटी सेल वॉल की इंक्रीज करता है। दूसरा, ये मेरे पास सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन करता है, ये हीलिंग करता है, ये डिफरेंशिएशन रिजनरेशन में मदद करता है। तीसरा, ये सेकेंडरी ग्रोथ में भी ये ऑक्सिन जो है इट इंड्यूस सेकेंडरी ग्रोथ। रूट इंसेशन ऑफ कटिंग, रोज कटिंग लगाएंगे उसकी ये
उसकी ये एसेक्सुअल प्रोपिगेशन में, या एनए मेरे पास इनिशिएट करता है फॉर्मेशन ऑफ रूट्स इन स्टेम कटिंग्स। एपिकल डोमिनेंस, ऑक्सिन मेरे को शो कराता है एपिकल डोमिनेंस, क्योंकि ये प्रोड्यूस होता है टिप। जब टिप पे प्रोड्यूस होता है तो ये ऑक्सिलरी, ये एपिकल पार्ट को क्या कराता है, ये एपिकल पार्ट को क्या कराता है बेटा, यहां पे एपिकल डोमिनेंस शो करता है। दैट मींस जब एक प्लांट में लेटरल बड होगा, ऑक्सिलरी बड होंगे, उनमें उतनी ग्रोथ नहीं होगी जितनी एपिकल बड में होती है। दैट मींस ए फिनोमेना एपिकल डोमिनेंस कहलाता है। शूट टिप ज्यादा बढ़ेगा एज कंपेयर लेटरल ब्रांच, ठीक है। तो ये हमें यूज टू प्रमोट ब्रांचिंग इन हेजिंग मेकिंग एंड टी प्लांटेशन। दैट मींस अगर मैं ये एपिकल पार्ट को काटूंगा तो जो लेटरल ब्रांच है वो ग्रो करेंगे ज्यादा और मेरे पास हेज मेकिंग में बहुत ज्यादा मदद करेगा, टी प्लांटेशन में बहुत ज्यादा मदद करेगा। पार्थिनोकार्पी, ऑक्सिन अप्लाई अगर हम फ्लावर्स में करेंगे तो ये मेरे पास पार्थिनोकार्पी करेगा। दैट मींस मेरे पास सीडलेस फ्रूट्स बन सकते हैं। आगे चलेंगे, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे पास जिबरलिन है। जिबरलिन भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, इनहिबिटर नहीं रेगुलेटर है। ये मेरे पास इंड्यूस कराता है स्टेम इलॉन्गेशन, जर्मिनेशन कराता है, फ्लावरिंग एंजाइम वगैरह वगैरह। अब मेरे पास डिफरेंट इफेक्ट्स है इस जिबरलिन के। अगर देखेंगे तो स्टेम स्टार्ट्स टू ग्रो व्हेन इट इज अप्लाइड इन लो कंसंट्रेशन, इंटरनोड ग्रोज लॉन्ग, ठीक है बेटा। तो कुछ देयर आर मोर देन 70 जिबरलिन्स आइसोलेटेड, कोई लिखता है मोर देन 100, मैं लिखूंगा मोर देन 100, आप 70 को काटो 100 लिख दो यहां पे। दैट मींस दे आर क्लासिफाइड GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन। GA3 इज द मोस्ट वाइडली स्टडीड प्लांट। कल क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू का, तो कौन सा सबसे ज्यादा वाइडली पढ़ा गया है, तो आपको पता होना चाहिए GA3। इसके बाद इसके फिजियोलॉजिकल रूल्स क्या है, ठीक है। सम सीड्स अगर देखेंगे, सीड जर्मिनेशन दे आर सेंसिटिव टू लाइट सच एज टोबैको एंड लिट्यूस, उनमें पुअर जर्मिनेशन है इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो जर्मिनेशन रैपिडली कब होगी, जब हम उनको क्या करेंगे, एक्सपोज टू सनलाइट, तो उनको हम ट्रीट करते हैं विद जिबरलिक एसिड। डोमिनेंस ऑफ बर्ड्स, डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स दैट आर फॉर्म इन ऑटम सीजन, ऑटम स्टे में। अब मेरे पास विंटर आया तो बर्ड्स डोरमेंट पोजीशन में जाएंगे अप टू नेक्स्ट स्प्रिंग, मगर इसको ओवरकम करने के लिए हम उसको ट्रीट कर सकते हैं जिबरलिन, टू ओवरकम डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड्स, तो जिबरलिन से हम उसको तोड़ सकते हैं। रूट ग्रोथ, जिबरलिन से ऑल नो इफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ रूट्स, हाउएवर सम इनहिबिशन ग्रोथ कैन ऑकर इन हायर कंसंट्रेशन इन फ्यू प्लांट्स। ऐसे ग्रोथ का कोई रोल नहीं है रूट्स में, लेकिन किसी प्लांट में अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ जिबरलिन इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे मेरे पास ये वाले काम, ये जिबरलिन काम कर सकता है। इलॉन्गेशन ऑफ इंटरनोड्स, सर इंटरनोड्स में जिबरलिन का अहम रोल है। दैट मींस डॉर्फी प्लांट, मेज, जेनेटिक डॉर्फ, जो रोजेट प्लांट्स होते हैं उनमें इंटरनोड्स को इलांग करके ये उनकी डॉर्फनेस को कम करता है। अब मेरे पास एक और है इथाइलिन। इथाइलिन, इथाइलिन क्या है, ये सिंपल गैसियस प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, लार्ज अमाउंट्स में प्रोड्यूस होता है उन टिश्यूज में जिनमें मेरे पास सेनेसेंस, दैट मींस राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में, बुढ़ापे में ये ज्यादा प्रोड्यूस होता है। इसका सबसे अहम रोल, इट हेल्प्स फिजियोलॉजिकल रोल में फ्रूट राइपनिंग, ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स को क्या करता है, इंक्रीज करता है, स्पेशली बनाना, मैंगोज, एप्पल्स में। ये इंड्यूस प्रमोट करता है पाइन एप्पल्स में और मैंगोज में क्या, फ्लावरिंग। ये मेरे पास प्रमोट सीड एंड बड डोरमेंसी। इथाइलिन ब्रेक करता है डोरमेंसी ऑफ सीड्स, डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स, और उनको जर्मिनेट करने में, स्प्राउट करने में मदद करता है। ग्रोथ पैटर्न इन इट इनहिबिट्स, ये रोकता है वर्टिकल ग्रोथ को, लेकिन हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। दैट मींस स्टेम की स्वेलिंग को, स्टेम को बढ़ाता है, गर्थ में बढ़ाता है। तो ये प्लांट को रेजिस्ट कराता है ग्रेविटी एंड विंड फॉर्मेशन, आल्सो स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाए। एजिंग एंड शेडिंग, इथाइलिन एक्सेलरेट्स एजिंग प्रोसेस। इथाइलिन क्या करता है, ये सेनेसेंस, बुढ़ापे को इंक्रीज करता है। दैट मींस
अभी मौसम अगर विंटर का है तो प्लांट से फ्रूट्स गिर रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द इथाइलिन। तो लीफ एंड फ्लावर ड्रॉप, इससे लीफ, अभी मैंने बात की शेडिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स, एब्सिशन होता है, ये इथाइलिन प्रोड्यूस करता है रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस। जब इथाइलिन, अगर प्लांट में जख्म हो रहा है, फिजिकल डैमेज होता है, वाटर लॉजिड कंडीशंस होती है, वहां पे ये रेस्पॉन्ड करता है टुवर्ड्स द स्ट्रेस। फ्लडिंग, ये इंड्यूस करता है एडवेंटिशियस रूट्स ड्यूरिंग फ्लडिंग। दैट मींस जो हमारे पास राइस कि, या मैं लिखूंगा पैडी होती है, अगर ज्यादा हो तो वहां पे ये रूट्स को बना सकता है। सॉल्ट स्ट्रेस, ये टॉलरेट कराता है सैलिनिटी को, ये रेगुलेट करता है स्टोमेटल कंडक्टेंस एंड ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स को। मे बी लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्कशन का, डिस्कस इन डिटेल अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ। अब देखेंगे हम डायग्राम में मैथमेटिकली हमारे पास, सॉरी ऐसे जाएंगे पहले। अरिथमेटिक ग्रोथ क्या है? दैट मींस इज अ टाइप ऑफ ग्रोथ जहां पे माइटोटिक डिवीजन में एक सेल के दो सेल हो जाते हैं और यहां पे खाली एक सेल मेरिस्टेमेटिक रहती है, दूसरी, दैट मींस ये जो दो सेल बन गई, सपोज ये एक सेल है, इसके मैंने दो सेल बनाए, इसके मैंने दो सेल बनाए, यहां पे करेंगे, यहां पे करेंगे, ये एक सेल है, इसके मैंने दो सेल बनाए, डिवाइड हुई, दो सेल बन गई, इन दो में से एक में पावर ऑफ डिवीजन रहता है, एक नहीं, एक परमानेंट शेप में आ जाती है, तो यहां पे दो सेल बन गई। इन दो में से एक में एक परमानेंट हो जाएगी, एक में पावर ऑफ डिवीजन रहेगा, फिर से ये परमानेंट हो जाएगी, इसमें पावर ऑफ डिवीजन रहेगा, उसको हम अरिथमेटिक ग्रोथ बोलते हैं। It gives here cells increase from 1 to 2, 3, 4, 5, so on. This type of growth increase in number of cells occurs arithmetic progression. जो ग्रोथ है वो कांस्टेंट रहती है। अगर इसके फीचर्स देखेंगे या हम डायग्राम में देख लेंगे, ये लो बेटा, सर मैथमेटिकली अगर हम देखेंगे ये कांस्टेंट चल रहा है, ये कांस्टेंट चलेगा, ये कांस्टेंट चलेगा, तो यहां पे मेरे पास L1 बराबर L1 जो है इक्वल्स टू L0 प्लस RT, वेयर LT मेरे पास क्या है, लेंथ एट टाइम t, आफ्टर टाइम t मेरे पास लेंथ क्या है, L0 इनिशियल लेंथ एट टाइम 0, R मेरे पास कांस्टेंट ग्रोथ है, T इज अ टाइम इंटरवल। इसी तरीके से मेरे पास जियोमेट्रिक ग्रोथ है। सर जियोमेट्रिक ग्रोथ में हम क्या देखते हैं, जियोमेट्रिक ग्रोथ में दोनों सेल्स में, ये एक सेल है, ये डिवाइड हुई बेटा, ये डिवाइड हुई, यहां पे दोनों में पावर ऑफ डिवीजन रहता है, यहां पे दोनों में पावर ऑफ डिवीजन है। अब दोनों में पावर ऑफ डिवीजन है, दैट मींस यहां पे क्या ग्रोथ ज्यादा हो रही है, हाँ ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है, बढ़ रही है। अब देखो पहले मेरे पास क्या थी, 1 2 4 8, अब इसके दो हिस्से हो जाएंगे, अब इसके दो हिस्से हो जाएंगे, अब इसके दो सेल्स बनेंगे, अब इसके दो सेल्स बनेंगे, अब इसके दो सेल्स बनेंगे, इसके दो सेल्स बनेंगे, इसके दो सेल्स बनेंगे, इसके दो सेल्स बनेंगे। दैट मीन्स अगर 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 के 16 के 32, ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। अगर यहां पे देखेंगे ग्रोथ कर स्लो ग्रोथ इन द इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज में स्लो ग्रोथ, लेकिन धीरे धीरे ये इंक्रीज हो रही है, फास्ट हो रही है, ठीक है। The dot cell is derived from mitosis retain the ability to divide but slowly because of the limited nutrient supply। अगर इसका जो कर्व देखेंगे वो सिग्मॉइड कर्व आता है, ये वाला कर्व आएगा, ये वाला कर्व आएगा। इसमें 3 फेज होते हैं, जो पहला वाला इनिशियल फेज होता है वो लैग फेज होता है, उसके बाद थोड़ा फास्ट जो होगा वो लॉग फेज होगा, और उसके बाद मेरे पास जो आगे चल के फेज होगा वो स्टेशनरी फेज होगा, या जिसका हम एसिम्प्टोट बोलते हैं। यहां तक क्लियर? तो यहां पे अगर डायग्राम देखेंगे तो यहां पे मेरे पास मैथमेटिकली अगर मैं देखूं W1 इज इक्वल टू W0 ERT, जहां पे W0 जो है वो इनिशियल साइज है,
जहां पे मेरे पास WT जो है, W1 जो है वो मेरे पास फाइनल साइज है, फाइनल साइज है। हाँ, R जो है ग्रोथ रेट है T टाइम, और E जो है वो बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम कहता है। तो यहाँ पे जो मेरे पास जो ये बना, ये मेरे पास एस शेप्ड फेज बनता है। तो जितने भी हमने डिस्कस किए, चाहे 2 घंटे में चाहे 2.5 घंटे में, हमने लेक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट किया। तो ये सारा आप हमारी टेलीग्राम चैनल पे ये QR कोड स्कैन करके आपको इसका PDF मिल जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन जितने भी हमने डिस्कस किए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।